आप जब कुछ डिमांड्स इम्पोज करते हो अपनी बॉडी पे बोथ इन न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट, तो फिर कहीं जाके स्पेसिफिक अडेप्टेशंस आती हैं, दे टेक टाइम। लोगों को लगता है कि पाकिस्तान फिटनेस इंडस्ट्री सैचुरेट हो चुकी है, मुझे इसमें वो अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं जो शायद किसी और को नजर ना ही आती हूँ कि वो फैट पैंट्स 86 की क्या मजा है कि उसने पोस्ट कर दिया और आपको क्या जा रहा है। मतलब यही तो एक रेजिलियंस चाहिए होता है जहाँ पे आपको यू हैव टू स्टिक टू योर क्राफ्ट। 9 to 5 से निकलने की मोटिवेशन कैसे मिली? आई न्यू आई कैन सेल माई शिट। हाउ डू यू अप्लाई सेल्स फ्रेमवर्क इन योर ब्रांड? किस तरीके से लीड्स लाते हैं, कैसे कस्टमर्स को एंगेज करते हैं? सेल्स का पुश जो है दैट हैज टू बी कॉम्प्लीमेंटेड विद ब्रांड का पुल। मेरी अक्सर सेल्स जो आती हैं 90% ऑफ द टाइम्स वो कंटेंट से आती हैं। मेरा काम है माइंडसेट पे काम करने का। फिटनेस ट्रेनर दुनिया में कोई भी हो, कहीं से भी हो, वो 3 फंडामेंटल्स पे काम करेगा। लोग सिर्फ ये बोलेंगे कि यार ये टांगे ऊपर नीचे कर लो और हाथ ऐसे नीचे कर लो तो आप फैट लूज कर लोगे। उन लोगों की लर्निंग्स हैं जो किसी चीज़ में पैशनेट हैं और वो उसमें कोई मार्केट क्रिएट करना चाहते हैं। उनमें सबसे पहले जैसे हम कराची की लैंग्वेज में भंड बोलते हैं, ब्लंडर्स पकड़ें। हमारे यहाँ 9 to 5 प्रोफेशनल का पेट कम हो जाए और उसकी शर्ट टक इन हो जाए और वो हैंडसम लग रहा हो तो उसके लिए ईद है। ऐसे ही है। क्या डिफरेंस है सेल में, क्योंकि आपका सेल्स का ही बैकग्राउंड रहा है? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की बात कर Small रहा and हूँ। medium. सही है। अगर बंदे ने पूछा कि आपके चार्जेस क्या हैं, इसका मतलब है कि ही इज़ अ हार्ड सेल और मैं अपना टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम ज़ाया करूँगा। अगर एक फर्स्ट कस्टमर आता है तो आपकी फर्स्ट ऑफर क्या होगी? पहले क्वेश्चंस होते हैं, 4 क्वेश्चंस मेरे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यू शुड बी इन देयर शूज़। सही है। एज अ 9 to 5 प्रोफेशनल मुझे क्या चैलेंजेस है? पेट निकला हुआ, ये बहुत सतही बात है, बहुत सतही बात है, ये बिल्कुल बेकार बात है। यानी पेट की कोई एक्सरसाइज नहीं है? बस क्या बोलूँ, ये एक अच्छी पॉडकास्ट है, मैं वर्ड यूज़ नहीं कर सकता। Assalamualaikum. Welcome to another episode of the Kolachi Cast. Sales are the backbone of any business, and mastering the art of closing deals and creating offers is the key to long-term success. Let's dive into Fahad's journey, who is a sales professional and a gym fitness trainer and running his own gym fitness brand. How are you, Fazada? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? I'm good, Alhamdulillah. Tell me about yourself, journey, how you started as a salesperson and running your own brand of Fitilic. अच्छा, जितने लोग मुझे बेसिकली फ़िटनेस के तौर पे जानते हैं, क्योंकि द पीपल हु हैव स्टार्टेड फॉलोइंग मी लेटली और रिसेंटली, दे एक्चुअली थिंक कि मेरे पास फ़िटनेस के अलावा और कुछ नहीं, मैं रहता ही जिम में हूँ। ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है। आई एम अ बिजनेस ग्रेजुएट। आई ग्रेजुएटेड बैक इन 2011 फ्रॉम IBA और उसके बाद से आई हैव डन जॉब इन सेल्स, स्पेसिफिकली इन B2B सेल्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, जिसमें स्माइल इंडस्ट्रीज़ जैसे ब्रांड्स हैं, नेस्ले है, ICI पाकिस्तान है, मैटको फूड्स, फलक राइस, इस तरह के ब्रांड्स हैं, शान फूड्स, और कुछ स्टैंडर्ड चार्टर्ड में कुछ इंटर्नशिप्स मिलाने तो और ज़्यादा कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस एनहांस हो जाता है, क्योंकि 6-6 महीने की इंटर्नशिप मैंने की है एक ज़माने में। तो ये सारा मैं तकरीबन कोई 12 साल के लगभग एक्सपीरियंस है। इसके बाद तकरीबन पिछले 3 साल से आई क्विट 9 to 5 इन 2021 इन अक्टूबर। इट्स गोना बी 3 years। तो उस वक्त से आई बिन रनिंग माई ओन पर्सनल ब्रांड फिटलिक, जिस पे आई गॉट अ डिसेंट फॉलोइंग ऑन सोशल मीडिया, ऑन फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम, जहाँ से आई स्टार्टेड एम्प्लॉइंग माई सेल्स स्किल्स फॉर माई ओन क्राफ्ट, जो कि फ़िटनेस है। क्योंकि कोविड जब आया, देन आई रियलाइज देयर सो मच पोटेंशियल इन द ग्लोबल फिटनेस इंडस्ट्री और ख़ासतौर पे पाकिस्तान फिटनेस इंडस्ट्री। लोगों को लगता है कि पाकिस्तान फिटनेस इंडस्ट्री सैचुरेट हो चुकी है, मुझे इसमें वो अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं जो शायद किसी और को नज़र ना ही आती हूँ। मेरे पेरेंट्स को नज़र नहीं आएंगी, किसी के पेरेंट्स को नज़र नहीं आएंगी, किसी प्रोफेशन को नज़र नहीं आएंगी। बट आप जैसे प्रोफेशनल्स, मेरे जैसे प्रोफेशनल के साथ बैठ के मैंने वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ टैप इसलिए की हैं क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट फिटनेस वी टॉक इन अ वेरी डिमीनिंग मैनर। हमें लगता है सब कुछ होने के बाद ये होगा। तो मैंने अपनी एक नीश क्राफ्ट करनी शुरू की, जो कि कॉन्शियसली पहले नहीं थी, लेकिन जब वक्त के साथ साथ पीपल, व्हेन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू पीपल लाइक नवाल रविकांत, एलेक्स हॉर्मोजी, इन सब को लेके मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ हमेशा से गैरी वी का। अच्छा। हमेशा से, मतलब मैं अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी का सबसे बड़ा 99% क्रेडिट अगर देना चाहूँगा गैरी वी को देना चाहूँगा, क्योंकि उस बंदे ने जो मेरी कंटेंट क्रिएशन जर्नी को स्पार्क किया था ना, वैसे किया था कि उसमें मैंने एक दफ़ा टॉक सुनी, उसने कहा था कि यू पोस्ट समथिंग एंड समबडी सिटिंग एट द फार कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड comments on your post that and his name is Fat Pants 86 and he comments you're stupid and you feel bad about it and you delete the post and you just continue with the mediocre life। कि वो फैट पैंट्स 86 की क्या मजा है कि उसने पोस्ट कर दिया और आपको क्या जा रहा है। मतलब यही तो एक रेजिलियंस चाहिए होता है जहाँ पे आपको यू हैव टू स्टिक टू योर क्राफ्ट। तो मैंने कहा फैट पैंट्स 86 वाले तो हमारे मेजॉरिटी में, वो तो भरे पड़े हैं।
तो डेफिनेटली आई हैव गॉट द रीज़न टू कंटिन्यू एंड गो ऑन एंड कंटिन्यू। तो मैंने बहुत बहुत एक एंड्रॉयड कैमरा मेरे पास होता था, उसके भी फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाना, पिक्चर्स बनाना, खामखा की मोटिवेशनल कोटेशंस डालना, सब कुछ करना, वो मैंने शुरू में करना शुरू कर दिया। बहुत बैकलैश आया क्योंकि मैंने अपनी वो साइड दिखाना शुरू कर दी थी लोगों को जो पहले कभी दिखी नहीं थी। आई हैव बिन वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन ऑल माई लाइफ। मैं अभी भी बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है। अच्छा। लोगों को लगता है मैं इंट्रोवर्ट बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं वहाँ इंट्रोवर्ट नहीं हूँ जहाँ पे मेरे मतलब की बातें होती हैं। सही। और ये फैक्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है, कोई भी पूरा इंट्रोवर्ट पूरा एक्सट्रोवर्ट नहीं होता। अगर आपके मतलब के लोग आपको मिल जाए तो इंट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट बंदा बहुत एक्सट्रोवर्ट होता है, सही है। तो मैंने वहाँ से अपनी चीज़ों को जब लोगों को पब्लिसाइज करना शुरू किया तो लोगों ने कहा यार सबसे पहले एक बैकलैश आया। द पीपल हु नो मी दे थॉट के आई हैव गॉन क्रेजी, कि ओ माय गॉड क्या हो गया इसको, पागल हो गया है ये 40 साल में आते आते 30 साल में उसको फिटनेस का ख्याल आ रहा है, ये शोशा है, ये अभी चोंचला है, अभी ख़त्म हो जाएगा। बट उसके बाद वक्त के साथ साथ द स्ट्रेंजर्स, द पीपल हु डिड नॉट नो मी, दे स्टार्टेड फॉलोइंग मी, दे स्टार्टेड बिलीविंग इन माई ब्रांड, बिलीविंग इन माई प्रोपोजिशन। फिर मैंने एक दफ़ा जैक मा का कोट पढ़ा जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, और उसने मुझे और कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में ऐसे आ जाते हैं, आप इनको पढ़ते हैं बोलते हैं यार यही तो चीज़ है जो मुझे चाहिए। उसने कहा कि व्हेन यू सेलिब्रेट योर सक्सेस, all the friends and family members are with you, all the people who know you, they are there to celebrate, but the people who are your customers who made this success possible are not there. They should have been there, ठीक है। तो आपको जो लोग आपके पैसे पे कर रहे होते हैं, आपकी सर्विसेज के, आपकी ब्रांड के, आप पे बिलीव कर रहे होते हैं, स्ट्रेंजर्स होते हैं जो फॉलो करना शुरू करते हैं आपको। जो अपने होते हैं सबसे बड़ा टांगे वही खींच रहे होते हैं, सही सही है। खासतौर पे व्हेन आई स्विच फ्रॉम 9 to 5 टू दिस थिंग, तो 9 to 5 वाले जितने भी लोग थे दे स्टार्टेड टॉकिंग मी आउट ऑफ दिस थिंग, कि अपने साथ गलत कर रहे हो, बुरा कर रहे हो। अगेन अपॉर्चुनिटी दे वर नॉट सीइंग, आई वाज सीइंग दैट अपॉर्चुनिटी। मैं अभी तक अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, मतलब सही है। 3 साल में मुझे लगता है मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया। लोग मुझे बोलते हैं यार आप तो आप सेलिब्रिटी हैं, आप बात नहीं करेंगे, आप पब्लिक फिगर हैं। आई डोंट मीन टू बोस्ट अबाउट माई सेल्फ, लेकिन आई डोंट वॉन्ट टू बिलीव कि आई एम अ सेलिब्रिटी या आई हैव सर्टन फॉलोइंग, क्योंकि मुझे, आप लिटरली यकीन करो, मुझे लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं है अभी तक। क्योंकि मैंने वाकई इनऑर्गेनिकली कोई अपनी ब्रांड पे इतना काम नहीं किया हुआ, कोई ब्रांडिंग पे काम नहीं किया हुआ। इट्स ऑल जस्ट मी, मतलब इट्स मी। मैं तो इतना ब्लंट हो जाता हूँ कभी कभी, मुझे लगता है, काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि यार ये थोड़ा सी बदतमीजी है, लेकिन मेरे लिए बदतमीजी इसलिए नहीं है क्योंकि इफ समबडी कम्स ऑन माय पोस्ट एंड ही सेज यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट, व्हाई डू यू टॉक अबाउट सेक्स लाइफ, व्हाई डू यू टॉक अबाउट पेरेंटिंग, दिस इज नॉट योर डोमेन। मैंने कहा भाई, बीइंग अ मैरिड मैन आई हैव सेक्स, सही है। बीइंग अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल आई नो हाउ द कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स वर्क। बीइंग अ पेरेंट आई हैव बीन अ पेरेंट एंड आई हैव हैड पेरेंट्स, सही है। तो ये सारे एक्सपीरियंस मेरे पास हैं और सबके इश्यूज इसी से आते हैं। तो अगर आप आते हो तो आई लिटरली टॉक टू देम, या कभी इनबॉक्स पे भी वो मेरे आ जाते हैं तो मैं उनको समझाता हूँ। अगर वो पब्लिकली करते हैं तो मैं बोलता हूँ अबू ना बने, आप फॉलोअर हैं, आप फॉलोअर रहें। क्योंकि मैं या किसी का फॉलोअर हूँ ना, तो मैं उसको इंस्पायर होकर उसको फॉलो करूँगा, उसको डिक्टेट नहीं करूँगा जाके। ऐसे ही। या कोई चीज़ होगी तो मैं उसकी तारीफ करूँगा, बोलूँगा यार अगर ऐसा हो जाए ना थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ये कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे यहाँ है नहीं। हमें नहीं। क्या लगता है अगर हम किसी के फॉलोअर हैं तो हम एहसान कर रहे हैं उस पर। ये मैं वाकई इसलिए बोल रहा हूँ लोगों को कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग अगर मुझे अनफॉलो करते हैं ना कि आप बदतमीज़ हैं, इस बात पे हम आपको अनफॉलो कर रहे हैं कि आपने ये बात बोली। मैंने थैंक गॉड, दिस इज़ व्हाट एलेक्स हॉर्मोजी हैज़ टॉट मी, ओके। कि ये करने की ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि आई केम आउट ऑफ 9 to 5 टू फॉलो माई ओन थिंग, एंड इफ आई एम डूइंग समथिंग दैट इज़ डिक्टेटेड बाई यू, देन आई एम ऑलरेडी अगैन रिपोर्टिंग टू सम अदर बॉसेज। सही है। सही है। तो मैं इसलिए नहीं आया यहाँ पे कि मैं आपकी सुन के वो करूँगा जो आप चाहते हो, मैं वो करूँगा जो मैं चाहता हूँ। माई पीपल विल फॉलो मी एंड दैट फॉलोइंग इज समथिंग दैट आई लव। तो ठीक है। 9 to 5 की मोटिवेशन, 9 to 5 से निकलने की मोटिवेशन कैसे मिली? आई न्यू आई कैन सेल माई शिट। मैंने इतने सारे लोगों के लिए सेल्स कर लिए, सब कुछ बेच लिया। मतलब ऐसे है कि आई नो हाउ टू टॉक टू पीपल, आई नो हाउ टू बिल्ड रैपो, आई नो हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप्स, आई नो हाउ टू सस्टेन रिलेशनशिप्स, और किस तरह प्रॉस्पेक्टिंग करनी है, किस तरह क्वेश्चंस करने हैं, किस तरह प्रोब करना है, कंसल्टेटिव क्वेश्चंस किस तरह करने हैं। तो मुझे पता है कि यार सिर्फ ये है कि मार्केट ढूंढो, और फिर इकिगाई जो फिलॉसफी है जापानीज़, कि यू शुड हैव समथिंग दैट द वर्ल्ड नीड्स, इट्स समथिंग यू लव एंड इट्स समथिंग दैट यू कैन मेक मनी फ्रॉम। तो ये तीनों जब ओवरलैप कर जाएं तो काम हो जाता है। तो मेरे लिए वो फिटनेस है, सही है। ठीक है। तो इसने मुझे मोटिवेट किया कि यार मेरे पास इतना कुछ है। फिर कोविड हिट, कोविड में मैंने बहुत सारी दुनिया देखी बैठ के, सिर्फ स्क्रीन पे, फ़ोन पे और सब पता चला कि यार मैं बहुत टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। और 9 to 5 में मुझे इतना इस काबिल कर दिया है कि नाउ आई कैन गो अहेड। 9 to 5 को मैं कभी भी डिमीन नहीं कर सकता और ना मैं करना चाहूँगा कभी, क्योंकि व्हाट आई एम जस्ट बिकॉज ऑफ दोज 12 years इन द कॉर्पोरेट लाइफ, क्योंकि उसने मुझे बहुत सिखाया है, मुझे इंसान बनाया है। मेरा हम्बलिंग एक्सपीरियंसेस जो थे, मुझे रिजेक्शन से डील करना सिखाया, गंदे तरीन बॉसेस को
पॉलिटिकली करेक्ट अंदाज में रिस्पॉन्ड करना सिखाया जो कि हम अक्सर कस्टमर्स के साथ कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे भी कस्टमर्स देखे हैं। अभी रिसेंटली एक कस्टमर थे, हमारे क्लाइंट नहीं थे, प्रॉस्पेक्ट थे। अब वो जैसे उसामा खान 7 फिगर्स में मैं उसके साथ काम कर रहा होता हूँ उसामा खान के साथ। तो एक क्लाइंट ने, हमने उनको प्राइस कोट की, मैंने उनको प्राइस कोट की, तो उन्होंने कहा कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई 1.5 लाख फॉर द सर्विसेज, तो कहते हैं 1.5 लाख पूरे एक साथ देखें कभी आपने? दैट वाज अ रिस्पॉन्स फ्रॉम अ प्रॉस्पेक्ट, दैट वाज अ सही। बदतमीजी। तो मैंने कहा आप बदतमीजी के मूड में हैं या आपको नेगोशिएट करना है, वी आर ओपन फॉर दैट, ठीक। लेकिन दिस इज़ नॉट द वे यू शुड टॉक टू एनी पर्सन हु सर्विस प्रोवाइडर। बोले नहीं मैं तो कस्टमर हूँ, यू शुड लिसन टू मी। मैंने कहा आई वुड लिसन टू यू, लेकिन बदतमीज से तो मतलब औलाद भी बदतमीज बर्दाश्त नहीं होती, कस्टमर तो दूर की बात है। ठीक है। तो हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को देखते हुए कि भाई किस तरह काम करना है। फिर सोशल मीडिया ब्रांड जब बिल्ड होनी शुरू हुई, लोगों ने कमेंट्स करने शुरू किए, देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि अपनी सर्विस को पैकेज किस तरह करना है, अपनी फिटनेस को पैकेज किस तरह करना है, फिटनेस के लोग क्या नहीं कर रहे हैं जो मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर रहा जो वो कर रहे हैं। तो सब चीज़ों को देखते हुए आई जस्ट थॉट कि यार आई शुड कॉल इट क्विट्स और आई कैन मेक मोर मनी आउट ऑफ इट। ठीक है। सो कमिंग बैक टू द सेल्स, हाउ डू यू अप्लाई सेल्स फ्रेमवर्क इन योर ब्रांड? किस तरीके से लीड्स लाते हैं, कैसे कस्टमर्स को एंगेज करते हैं, उसके बारे में बताएं। अच्छा, मैंने अभी तक कोई बहुत मैसिव क्या कहते हैं, जैसे आप कोई लो टिकट ऑफर तो मेरे पास है नहीं। मेरे पास ज़्यादातर मीडियम टिकट और हाई टिकट ऑफर्स होती हैं, जिसमें मैं कुछ डॉलर्स में चार्ज कर रहा होता हूँ, कुछ तकरीबन कुछ 50,000 लाख रुपए के दरमियान कुछ मेरे टिकट प्राइस है, जो कि मैं लोकली और इंटरनेशनली दोनों तरह कर रहा होता हूँ। वो डिफ्रेंशिएट होते हैं प्रोग्राम्स। ठीक है। वो डिपेंड करता है कितनी इंगेजमेंट मेरी चाहिए, कितनी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है उन लोगों से। लेकिन जब मैं डेफिनेटली $5 $10 वाली चीज़ पे जाऊँगा तो आई विल गो मैसिव, और उस पर डेफिनेटली मैं PPC भी रिक्वायर्ड होगा, मेरा मेटा एड्स भी रिक्वायर्ड होंगे, बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग रिक्वायर्ड होगी। लेकिन अभी तक जितनी भी सेल्स मेरे पास आई हैं वो बेसिकली ऑर्गेनिकली आई हैं और थ्रू रेफरल्स आई हैं। ठीक है। सही है। एक दो दफ़ा शायद मैंने ज़िंदगी में बूस्ट किया होगा, ठीक है, तो वो बूस्ट जो हम शौक में कर देते हैं, तो उससे भी वैल्यू अंदाज़ा हुआ कि यार ख़ासतौर पे इंस्टाग्राम पे अच्छी खासी लीड्स उससे आई थी मेरे पास। तो देन आई थॉट कि फिर मैंने जब लोगों ने मुझे फीडबैक देना शुरू किया कि आपको ये कंटेंट बनाना चाहिए, ये कंटेंट चल रहा है, ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ, देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि जो कंटेंट वो देख रहे हैं उससे वो बम्बार्डेड हैं। दूसरी चीज़ एक और बड़ा मुझे अजीब सा एक वो लगा, कहते हैं ना कि दैट्स अ पैराडॉक्स, या फिर आप कहते हैं कि ऑक्सीमोरोनिक सिचुएशन, जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं कि आप अपने ही चीज़ को नफ़ी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले मुझे कहते हैं देखो ये ट्रेनर्स ये कर रहे हैं, तुम भी ये करो। फिर वो कहते हैं कि यार कुछ नया लाओ। फिटनेस इंडस्ट्री का एक पॉइंट मैंने देख लिया कि फिटनेस इंडस्ट्री अब्यूज़ इसलिए है कि यहाँ पे पैसा कमाने के बहुत मैसिव चांसेस हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं आप यहाँ से, और लोग कमा भी रहे हैं झूठ बोल के। सही है। झूठ में बहुत पैसा है। अगर आप गूगल भी करें कि डाइट एंड फिटनेस इंडस्ट्री का सक्सेस रेट क्या है, तो 5 से 6% है ग्लोबली। सही है। और कैगर देखें तो आप 24-25% पे जाता है, तो 2026-2030 तक टच कर रहा है कि भाई 26 तक ये ग्रो करेगा। वो सिर्फ इसलिए कि मैंने ये ट्रेंड खुद देखा कि आज मैं आपको डाइट प्लान दूंगा, मैं आपको फिटनेस प्लान दूंगा, आप उसको करना शुरू करोगे, 2-3 महीने बाद आप थक जाओगे, या फिर आपका वो ख़त्म हो जाएगा टेन्योर, आप दोबारा औकात पे आ जाओगे। सही है, दोबारा वैसे ही हो जाओगे। फिर उसके बाद आप किसी और ट्रेनर के पास जाओगे, पिछले ट्रेनर की बुराई करोगे, उस प्रोग्राम की बुराई करोगे, वो प्रोग्राम उसको दोगे, यार ये मैंने फॉलो किया था। अब वो जो दूसरा ट्रेनर है उसके पास तो आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है, उसको पता है वो सेल कितना चार्ज करता है, या ये प्लान कितने का है, उसको उसके जहन में पता है कि यार मैं इसको ना ये भेज दूंगा कि यार उस ट्रेनर में ये मसले थे, मेरे साथ करो, मैं ये कर दूंगा आपके साथ। ये हर जगह मसला है। ये हर जगह मसला है। अब वो उसको मुझसे ज़्यादा पैसे देगा और वही 2-3 महीने बाद करेगा। ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर दुनिया में कोई भी हो, कहीं से भी हो, ठीक है, भले आप मार्स से लेकर आ जाओ, वो 2 फंडामेंटल्स पे काम करेगा। एक न्यूट्रिशन, दूसरा आपका वर्कआउट्स, तीसरा अगर वो है इसमें उसकी स्किल्स हैं तो वो आपके मेंटल फ्रेमवर्क पे काम करेगा, माइंडसेट पे काम करेगा, जो कि मैं कोशिश करता हूँ करने की, क्योंकि मैं आई एम एक्चुअली ऑल्सो सर्टिफाइड NLP प्रोफेशनल, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग प्रोफेशनल। तो मैं उसकी कुछ लर्निंग्स जो हैं वो अपनी फिटनेस कोचिंग में अप्लाई कर रहा होता हूँ, जो माइंडसेट से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जब मैंने देखी तो मैंने इसको देखा कि यार सेल्स में ख़ास तौर पे जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया, तो मेरी अक्सर सेल्स जो आती हैं 90% ऑफ द टाइम्स वो कंटेंट से आती हैं। ठीक है। कंटेंट इज किंग, कहते हैं ना, मार्केटिंग इज किंग, मार्केटिंग के बाद कंटेंट इज किंग। क्योंकि हम 7 फिगर्स में भी जब सेल कर रहे होते हैं अक्सर, तो सबसे पहले ये पता कंटेंट की नेचर क्या है। सही है, क्योंकि कंटेंट में आपका बाय पर्सोना हैज़ टू हिट द स्पॉट, उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, फिर आपका कंपेटिटिव एनालिसिस आपका सही होना चाहिए। जैसे बहुत दफ़ा फिटनेस में एक अच्छा ट्रेंड ये है कि कोई भी किसी को उठा लो कि यार ये जो बकवास कर रहा है, ये जो बोल रहा है ना, ये बकवास है, असल में ये ठीक है। हो सकता है उसमें आप अपनी बकवास ऐड कर दो, सही बात, ये भी हो सकता है, ऐसे ही है। लेकिन अच्छा एक और बकवास ऐड करने का फ़ायदा ये होगा, नई मार्केट खुल गई,
नया मंजन स्टार्ट हो गया, लोग उसके लिए पैसे देने राजी हो जाएंगे आपको। लेकिन अगर आपने उसमें सच बोल दिया कुछ जो कि नॉर्मल कन्वेंशनल विजडम को डिनाई कर रहा है, तो फिर चांसेस ये भी हैं कि शायद आपको बैकलैश आए। लेकिन इससे ज़्यादा चांसेस जो मैंने नोट किए वो ये हैं कि जो कॉन्शियस लोग हैं, जिनको वाकई साइंस का पता है किस तरह काम करता है, या वो इन दर्द से गुजरे हुए हैं, उन्हें बहुत ढज़े खाई हुई हैं, तो वो आपके पास डेफिनेटली आ जाएंगे। तो मेरा जो एक क्लाइंटल का एक्विजिशन का एक और रिटेंशन का एक अमल है, बहुत बड़ा कंटेंट से आता है और कंसिस्टेंसी से आता है। बहुत दफ़ा लोग मैंने बहुत ब्राइट माइंड्स देखे हैं, चाहे वो फिटनेस में हो, चाहे वो कंसल्टेटिव सेलिंग में हो, चाहे वो एचआर में हो, कुछ भी हो, अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं, लेकिन उन बिलीव नहीं करते। उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई इसमें मेहनत लगती है। आई थिंक यू जस्ट हैव टू बी योर सेल्फ, अपना सही चेहरा दिखाओ और ये बताओ कि आपको कितना कंसर्न है किसी के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर वो वीडियो बनाई कि आप बड़े आलू से छोटे आलू बन जाएंगे, तो आई फील फॉर यू बिकॉज यू हैव बिन डूइंग दिस थिंग टू योर सेल्फ। यू गो टू द जिम, यू हिट दैट एलिप्टिकल मशीन या ये जो ट्रेडमिल होता है, आप घंटे घंटे करते रहते हो। उसके बाद क्या होता है, फिर आप सोचते हो कि यार आप थक रहे हो, आप कमज़ोर हो रहे हो। आप कमज़ोर होने नहीं गए थे, आप हेल्दी होने गए थे। तो अब आओ लेट्स टॉक अबाउट दिस। अभी रिसेंटली मैं एक जगह गया था कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में, जो इसका फिटनेस, मेरा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें मैं कहता हूँ कि फिटनेस फॉर वर्काहॉलिक्स। तो मैंने कुछ 6-7 कंपनीज में अब तक करा चुका हूँ। तो मैं उनसे अभी रिसेंटली पूछा, मैंने जब गया तो मैंने कहा, एक आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन, तो मैंने कहा हाउ मेनी पीपल नो अबाउट 2 मेजर थिंग्स दैट गो इन टू फिटनेस रूटीन या दैट मेक यू फिट। तो उन्होंने कहा 2 ही चीज़ें, डाइट होती है और वॉक होती है। किसी ने कहा डाइट होती है एक्सरसाइज होती है, किसी ने डाइट होती है ट्रेनिंग होती है। वो एक ही चीज़ को 10 तरह लोगों ने बोला 2 ही चीज़ें थी बस। तो मैंने वो एचआर वाले जिसने मुझे बुलाया, तो मैंने कहा वाई एम आई हियर देन, दे नो एवरीथिंग, मेरे पैसे दो, आई शुड लीव। तो वो कहता है अरे फाद भाई बताएं ना इनको, करते थोड़ी हैं। तो मैंने कहा हाँ भाई करते क्यों नहीं है? वो मोटिवेशन नहीं आती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द माइंड सेट। सो जो मेरा काम है माइंड सेट पे काम करने का। मैं कंटेंट में आपको कभी नहीं बताऊंगा आपका पेट कैसे कम हो जाएगा। मैं कंटेंट में आपको ये बताऊंगा पेट कम करने का तरीका क्या होता है, साइंस किस तरह काम करती है और आपको क्यों कम करना है। मैं ये नहीं बताऊंगा लोअर बैक एक्सरसाइज आप करें, लोअर बैक क्यों ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत मैसिव मिसकंसेप्शन है। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल उन लोगों की लर्निंग्स हैं जो किसी चीज़ में पैशनेट हैं और वो उसमें कोई मार्केट क्रिएट करना चाहते हैं। उनमें सबसे पहले, जैसे हम कराची की लैंग्वेज में भंड बोलते हैं, ब्लंडर्स पकड़ें। ये भंड है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ड्वेन द रॉक जॉनसन सब फॉलो करते हैं। वो एक एक्सरसाइज बड़े शौक से लगाता है, हिप थ्रस्ट, ग्लूट थ्रस्ट। हिप थ्रस्ट वो हिप्स की एक्सरसाइज है, 300 400 केजी से कर रहा होता है। हम जितनी इंस्टाग्राम बेब्स को फॉलो करते हैं वो सब बूटी एक्सरसाइज कर रही होती हैं, वही सब हिप थ्रस्ट कर रही होती हैं। तो हमें लगता है कि ये बेब्स के लिए सिर्फ, मैन डोंट डू दैट। मैंने बाकायदा कुछ लोगों को देखा है जो मुझे पकड़ते हैं जिम में, बोलते हैं अभी पागल हो गई, ये लड़कियां करती हैं, क्या हो गया, क्यों कर रहा है ये? तो मैंने कहा यार ड्वेन द रॉक जॉनसन कहीं से मुझे लड़की लगता नहीं ना कहीं से फेमिनिन लगता है, ठीक है। तो मैं जब उसकी साइंस में गया, सीखा, मैंने खुद सर्टिफिकेशंस किए, मैं पढ़ता रहता हूँ चीज़ों के बारे में। तो अनाटमी ये है कि जब आपके ग्लूट्स वीक होते हैं तो सबसे पहले आपका लोअर बैक पेन शुरू ही वहीं से होता है कि आपके हिप्स वीक हैं, आप बैठे हुए हो, आपकी जो बेस है ना वो आपके हिप्स हैं वो वीक हो चुके हैं, जिससे आपका दर्द बेसिकली लोअर बैक पे आता है, फिर अपर बैक पे आता है, फिर नेक पेन तक आ जाता है। तो अगर मैं आपको, आप साइड पे खड़े हो, आप साइड पे खड़े हो, मैं आपको बीच से करूँ तो आपकी जो पूरी पोस्टीरियर चेन है पीछे, ये पूरी की पूरी मुतासर हो रही है, क्योंकि आपका जो मिड सेक्शन है, जो हिप्स हैं, ये कमज़ोर है। हिप थ्रस्ट और बहुत सी एक्सरसाइजेज आप जब करते हो तो आप अपने ग्लूट स्ट्रॉन्ग करते हो, तो ऑटोमेटिकली फिर आपकी लोअर बैक भी स्ट्रॉन्ग होती है, आप ऊपर से भी स्ट्रॉन्ग होते हो, नीचे से भी होते हो। स्ट्रेंथ इज़ द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। बैठे बैठे आप बैठे हुए हो ना, मतलब फॉर एग्जांपल हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं, आईटी प्रोफेसर्स की बात कर रहे हैं, उनका सारा काम ही है, मेरे जितना क्लाइंटेल है 90% ऑफ द टाइम्स सॉफ्टवेयर वाले ही होते हैं, जिनके जहन में ये है ही नहीं पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है कि घर पे बैठे बैठे हम कुछ कर सकें। एक चेयर पे बैठे बैठे अभी मैं आपको तकरीबन आधे घंटे का वर्कआउट कराऊंगा और मैं गारंटी देता हूँ कि आपके पसीने छोड़ जाएंगे, आपकी सांस फूल जाएगी। बट पीपल डोंट नो दैट, दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज दैट पीपल डोंट टॉक अबाउट। लोग सिर्फ ये बोलेंगे कि यार ये टांगे ऊपर नीचे कर लो और हाथ ऐसे नीचे कर लो, खड़े हो के आप ऐसे डांस कर लो तो आप फैट लूज कर लोगे या फिर पेट कम हो जाएगा। तो वेट लॉस इज़ अ वेरी बिग मार्केट जिसमें बहुत सारे मंजन है, बहुत सारे, मैं एक और वर्ड यूज़ करना चाहूँगा, चूरन है। सही है, लिटरली ये चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें कह के मैं आपको कुछ भी बेच सकता हूँ। इमोशनल ट्रिगर है, जैसे आप एलेक्स हॉर्मोजी भी कहता है कि भाई आपको बेसिकली इमोशनल ट्रिगर्स देखने हैं जहाँ पे पेन पॉइंट्स हैं। कॉपी राइटिंग का बहुत बड़ा उसूल है फोमो क्रिएट करना, लेकिन फोमो भी ऐसे क्रिएट करो जो एथिकल मैनर में हो, जो आपको पता है वाकई फियर ऑफ मिसिंग आउट है, क्योंकि वंस यू आर ओवरवेट ये आपको इमोशनली बर्बाद करता है, ठीक है।
मैं इसे इस तरह सेल करता हूँ वो ये है कि ठीक है, बी काइंड टू योर सेल्फ, लेकिन ये याद रखो कि तुम एक ऐसे फ्रेम पे, एक ऐसे स्केलेटल फ्रेम पे जिसपे तुम्हें 70 केजी 80 केजी लेके घूमना चाहिए, तुम 160 केजी लेके घूम रहे हो, 150 लेके केजी 120 लेके घूम रहे हो, तुम अपने ऊपर इस तरह का है कि तुमने बहुत बड़ा बैग लादा हुआ है और हर जगह तुम उसको लेके जा रहे हो, तो अपने साथ ज्यादती कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ये? एक थॉट प्रोसेस चेंज होता है कि हाँ यार, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि मैं बीएमआई एक चीज़ होती है, इंसान बीएमआई तो देखता है ना कि यार मेरा कितना वेट होना चाहिए हाइट के मुताबिक, मैंने कहा तुम ये फालतू क्यों लेके घूम रहे हो ये तो किसी और का बोझ लेके घूमना होगा, किसी बंदे को लटका के तुम घूमते रहो अपने साथ। तो सही मैंने है। कम करो इसे। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी ने कह दिया तुम्हें मोटा तो तुम कम करो। तुम्हें अपने जब खास तौर पे एम्प्लॉयबल स्किल्स जो होती है ना, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी भी रिड्यूस होती रहती है। जितना आपका वेट बढ़ता है, जितनी आपकी एज बड़ी लगने लगती है, आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप अगर बोलते हैं मैं 38 का हूँ, तो आप शक्ल से 58 लग रहे हैं, या फिर आप बॉडी से 58 लग रहे हैं, तो बोलेगा यार ये बेकार है। हम्म। ऐसे लोग हैं जो 20s में हैं, 28 के हैं, लेकिन वो इतने अपने आप को उन्होंने ढीला छोड़ा हुआ है कि, और स्किलफुल भी हैं, सब कुछ है। तो आपका एक जो पर्सोना है वो भी इंक्रीज़ होता है। तो ये बहुत सारे पेन पॉइंट्स हैं। और जैसे मैंने अभी आपको बैक स्टेज कहा था कि हमारे यहाँ 9 to 5 प्रोफेशनल का पेट कम हो जाए और उसकी शर्ट टक इन हो जाए और वो हैंडसम लग रहा हो, तो उसके लिए ईद है। ऐसे ही है। वो बोलेगा भाई मुझे सिक्स पैक भाड़ में के नहीं चाहिए, मुझे बस यही मेरा रिटेन रहने दो। दीज आर द पॉइंट्स दैट आई नो। लोग ज्यादातर खुश होते हैं कि 34 साइज की वेस्ट में, अगर हाँ, वो 34 साइज वेस्ट है उसकी और वो 32 हो गई है, वो तो वो बस बहुत वो उसका पूरा दिन उस खुशी बहुत से गुजर जाता है कि यार मेरी 32 वेस्ट बहुत हो गई है, बहुत है। यहाँ तो इतना है कि पुरानी पैंटें आ गई हैं हाँ, नई। यहाँ तो इतना है कि अगर वो, अब मैं फॉर एग्जांपल प्रोग्राम शुरू करते हैं तो सुबह वेट करते हैं 88 केजी, रात में वेट करते हैं तो 87.8 केजी, तो बोलते हैं ओ 200 ग्राम कम हो गया। ये भी समझाने की जरूरत है भाई, 200 ग्राम तो वैसे ही आगे पीछे हो जाता है, मतलब वॉशरूम जाके कम हो जाता है यार वो। डोंट डू दैट। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट सेल्स एंड द एसएमई सेल्स। क्या डिफरेंस है सेल में, क्योंकि आपका सेल्स का ही बैकग्राउंड रहा है। कॉर्पोरेट सेल्स की अलग लैंग्वेज होती है, एसएमईस की अलग लैंग्वेज होती है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। क्या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की बात कर रहे स्मॉल हो एंड आप, सही है। मीडियम? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में, जिसमें हम खास तौर पे स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं जो रिसेंटली हमारे हैं और जो अभी स्केल करना चाहते हैं, या फिर उनके पास जो ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, आप हम्म। उनकी बात कर रहे हो। मैंने इन लोगों की सेल्स में और कॉर्पोरेट सेल्स में कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं देखी, क्योंकि सबके पास एक रिगर है और सबके पास एक हंगर है फॉर द रेवेन्यूज़, क्योंकि रेवेन्यूज़ हैं तो सब कुछ है। लेकिन उसके लिए सिस्टम्स की ज़रूरत होती है और आपके पास एक पाइपलाइन की कहते हैं ना कि एक सर्टेनिटी की ज़रूरत होती है। अनसर्टेनिटी हर जगह है, लेकिन आपको एक पर्सनल ब्रांड, खास तौर पे जब मैं ये 7 फिगर्स की बात करूं, जब मैं कभी सेल्स कर रहा होता हूं, तो हमारे यहाँ जो स्टार्टअप्स हैं ना और जो ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, वो ज़्यादातर फोकस कर रहे होते हैं सेल सेल सेल्स, आर ओ एस आर ओ एस आर ओ हम्म। एस। तो रीसेंट एग्जाम्पल थी, मैंने उनका कहा कि मैंने कभी फॉर एग्जाम्पल आप ये अपैरल का ब्रांड हो, आप मेरे पास कॉल आई, मैंने आपको सर्च किया, मैंने आपको सर्च किया ना, तो मेरे पास 10 एड्स और आ गए हम्म। जो आप ही के कंपटीशन में है, ठीक है। और उसमें एक दो वेल नोन ब्रांड्स हैं जिसको मेरी बेगम बहुत लाइक करती है, क्योंकि वो फीमेल वो था। तो मैंने कहा अब अगर मैं फॉर एग्जांपल जाऊंगा और आपकी बेगम को दिखाऊंगा, अपनी बेगम को दिखाऊंगा कि यार ये देखो, ये आज मेरी ब्रांड से बात हुई है, हम्म। तो वो भी सर्च करेगी। सही बात। अलगोरिदम्स काम करते हैं, उसके पास और भी एड्स आएंगे। तो मैंने कहा वो जो दो वेल नोन ब्रांड्स हैं और वो मुश्किल से 200 रुपये ऊपर हैं, चलो 2000 रुपये ऊपर हैं, हम्म। लेकिन वो ब्रांड है और आपके कंफर्ट जोन में है, आपके टॉप ऑफ माइंड में, तो आप किस पे जाओगे? आपकी बेगम किस पे जाएगी? मुझे मैं पता है मेरी बेगम तो उस पे ही जाएगी, 2000 दे देगी। तो बोला हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने कहा दैट्स वेयर द ब्रांड कम्स इन। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप आर ओ एस की बात किए जा रहे हो, व्हाट अबाउट द ब्रांड बिल्डिंग? सेल्स का पुश जो है दैट हैज़ टू बी कॉम्प्लीमेंटेड विद ब्रांड का पुल। मैं ज़िंदगी में ये बात सीखी है। और ख़ास तौर पे बहुत दफ़ा क्या होता है कि आप ब्रांड का पुल नहीं भी क्रिएट करते, तो आप एक कहते हैं ना कि एक यू आर लेइंग लो, और आप एक अंडरडॉग की तरह सेल्स पे काम कर रहे हो, और आपका एक कंसल्टेटिव एक नेटवर्क है जो कि B2B सेल्स कर रहा है, पर्सनल सेलिंग कर रहा है, आपके पास सेल्स के लोग अच्छे हैं, आपके पास पाइपलाइन बिल्डअप हो रही है, सिर्फ आपके अपने उन्हीं को अपसेल कर रहे हो या क्रॉस सेल कर रहे हो या उन्हीं से आप रेफरल्स लेकर आ रहे हो। हम्म। तो अब आप अगर पर्सनल ब्रांडिंग करोगे तो आपके पास पर्सनल ब्रांडिंग के लिए एक एसेट उस टेस्टिमोनियल की सूरत में है, उस पहले से जो मौजूद आपके पास क्लाइंटेल है उसकी सूरत में है। तो ब्रांडिंग कुछ भी कर लो आप, मार्केटिंग कुछ भी कर लो, ये ज़रूरी है कि आपको सेल्स में करनी चाहिए। कॉर्पोरेट्स में मैंने जब भी काम किया है, दैट ब्रांडिंग पार्ट इज टेकन केयर ऑफ। ठीक है। 150 साल पुरानी कंपनी है, 50 साल पुरानी कंपनी है, मतलब कोई मसला ही नहीं है। आप जाओगे, आपको ब्रांड, आपको ये नहीं सिर्फ एक ये, बस क्या बोलूँ, ये एक अच्छी पॉडकास्ट है, मैं वर्ड यूज़ नहीं कर सकता सेल्स वाला। एक ही हरकत होती है कि यार वो तो इतने का बेच रहा है, आप इतने का बेच रहे हो। तो ये तो रोजाना की हाँ, है कि टेक रोजाना में की। हम लोग यही रहे यार, ये हाँ, $200 है, मुझे तो ये कोट मिल गया, तुम $1500 हाँ, ये कोट कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें उसमें बहुत दफ़ा क्या होता है कि इसमें अगेन एलेक्स हॉर्मोजी वाली बात आ जाती है कि यार व्हाट डिफरेंट आर यू डूइंग। देखें,
सबसे पहले परसेप्शन। अब यहाँ भी सेल्स की बात आएगी कि आपका जो परसेप्शन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं काम कर रहा हूँ एक कंपनी में हूँ, 150 साल पुरानी कंपनी है, मल्टीनेशनल है, सब कुछ पता है, और फिर भी वो बात कर रहा है और उसने ही मुझे बुलाया है और हम डील क्लोज कर रहे हैं, और फिर वहाँ पे वो बात लेकर आता है किसी कंपटीशन की, तो आपका डैब हैंड है, आप थोड़ा सा खेल सकते हो, बोल ठीक है वो गो अहेड, कोई मसला नहीं है, हम बेसिकली में प्राइसिंग में वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। या फिर क्रिस डो की बड़ी ज़बरदस्त बात है जो मुझे लगी कि अच्छा मैं 100 रुपये का दे रहा हूँ, वो कितने का दे रहा है, बोला है वो तो 50 रुपये का दे रहा है, बोला है वो भी महंगा दे रहा है, मैं 20 रुपये दिलवाता हूँ आपको, घुमा दो आप उसको। क्योंकि ऐसे लोग हैं जो 20 में दे, और आप जानते होगे जो 20 में दे रहे होंगे, और आप कितनी टुच्ची सर्विस वो दे रहे होंगे आप जानते होगे। सही है। तो आप उनको, और आप उनको बोलो कि यार अगर आपका जो, जैसे खासतौर पर मैं अपने पर्सनल सेलिंग में देखता हूँ, अगर बंदे ने पूछा कि आपके चार्जेस क्या हैं, इसका मतलब है कि ही इज़ अ हार्ड सेल, और मैं अपना टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम ज़ाया करूँगा, क्योंकि मैं बेसिकली उसको ये बताऊँ क्योंकि मैं थोड़ा सा महंगा कोच हूँ। सही है, ठीक मैं है। अपने आप की प्राइस ऊपर ही रखता हूँ, क्योंकि मैं फिर उसके बाद कोच भी इस तरह करता हूँ। तो मैं टाइम ज़ाया करूँगा, क्योंकि वो मुझसे पूछेगा कि यार आप इतने महंगे क्यों, वो तो 5,000 का दे रहा, 50,000 क्यों क्यों दे रहे हो। तो भाई सबसे पहली बात तो ये कि आई एम नॉट हेयर टू जस्टिफाई माई सेल्फ। अगर आप मेरा ब्रांड कोई कंटेंट देखकर आए हो, तो आपने कुछ रेजोनेट किया है, और वही वैल्यू आपको मिलेगी, क्योंकि आपके साथ मैं आपको एजुकेट भी करूँगा, बहुत सारी सी चीज़ें अब मुझसे समझाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो प्राइस पॉइंट पे बात कर रहे हैं। दूसरा, अगर बंदा बोलता है कि यार कैसे करेंगे इसको, कैसे हो गया, आप कैसे काम करते हो, नाउ लेट्स टॉक। और उसके बाद भी मैं बता रहा था, अगर वो पूछता है कि मैं उसको बोलता हूँ कि भाई से गूगल टॉक पे आ जाओ, गूगल मीट पे आ जाओ, तो बोलता है कि इस सेशन के कितने पैसे होंगे, देन इट्स श्योर शॉट अ गुड क्लाइंट टू हैव, क्योंकि उसके सारी जो एथिकल वैल्यूज़ हैं वो अलाइंड हैं आपसे, और वो आपको इस आधे घंटे के भी पे करने को राजी है। लेकिन वो मैं चार्ज नहीं करता डेफिनेटली, क्योंकि वो मेरा एक रैपो बिल्डिंग और मेरा एक रिलेशनशिप बिल्डिंग का बहुत अच्छा एलिमेंट होता है। इवन इफ दैट कस्टमर डज नॉट कम ऑन बोर्ड, उसका व्हाट्सअप नंबर मेरे पास आ जाता है, मैं उससे लिंक हो जाता हूँ, कोई भी चीज़ होती है, मेरा कोई नया कंटेंट आता है, कोई नया प्रोग्राम आता है, मैं उसको भेजता हूँ। मैंने ऐसे तकरीबन 6-6 महीने बाद, साल बाद भी सेल्स की हैं। इसको थोड़ा और इलेबोरेट करें कि अगर एक फर्स्ट कस्टमर आता है तो आपकी फर्स्ट ऑफर क्या होगी, कि मींस किस तरीके से उसको बताना है कि हाँ, सोल्यूशन क्या होगा आपके आपका। पहले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक सबसे है। पहले तो उसे वो क्वेश्चंस करो जो शायद या अगर वो इस क्वेश्चन के साथ आ रहा है कि आप मुझे बताएं कि भाई मैं बहुत कमज़ोर फील कर रहा हूँ, कि प्रोटीन शेक बता दें, ठीक है। तो आपको ये बोलना है भाई सवाल ही गलत है, आपको सही गलत सवाल का सही जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ। फिर वो पूछेगा गलत सवाल मेरा कैसे है, फिर आप उसको थोड़ा एजुकेट करेंगे, थोड़ा साइंस समझाएंगे, फोर्थ ग्रेडर के अंदाज में, कि जो आप बात कर रहे हो वो प्रोटीन बेसिकली मसल्स में जाता है, और वो मसल्स बिल्ड करता है, वो उसका एनर्जी से ताल्लुक नहीं है। एनर्जी का मतलब है कि आपको शायद कोई कार्बोहाइड्रेट चाहिए जो एनर्जी दे सकता है। थोड़ी साइंस समझ में आएगी, नाउ ही नोज दैट यू नो अबाउट योर शिट। सही है, अब वो आपसे पूछेगा कि यार अच्छा मुझे ना थोड़ा सा ये सारे मसले आ रहे हैं, तो आप उसको 2-3 दफ़ा और चीज़ें बता दोगे कि यार जनरली, फॉर एग्जाम्पल मैं तो ऐसा भी हुआ कि किसी ने बहुत ज़्यादा पूछ लिया मुझसे, तो मैंने कहा कि यार एक प्रॉम्प्ट लिख के दे रहा हूँ, ये चैट जीपीटी लिख दो, यू विल बी डन। होता है आप बता दो, मैंने कहा भाई मुझसे अच्छा बताएगा चैट जीपीटी। ठीक है, तो आप, मैं इस तरह पहले एनालाइज करता हूँ कि उस क्लाइंट पे या उस प्रॉस्पेक्ट पे टाइम लगाना है या नहीं लगाना। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, आपकी क्या एज है, क्या 4 क्वेश्चंस मेरे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या एज है, क्या लोकेशन है, वर्क नेचर क्या है, और रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। ये 4 क्वेश्चंस आपको एक स्नैपशॉट दे देते हैं कि वो बंदा किसी से गुजर रहा होगा। वो एक फॉर एग्जांपल सेल्स प्रोफेशनल है, ठीक है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो 2 बच्चों का बाप है, 40 ईयर्स का है, और वो सैन फ्रांसिस्को में बेस्ड है। तो अब आपको पता है कि हाँ यार सैन फ्रांसिस्को में बेस्ड है, तो इसका मतलब है कि वो यहाँ के पानी और बिजली के मसाइल नहीं होंगे वहाँ पे, लेकिन वो पाकिस्तान में बेस्ड है तो उसके ये मसाइल भी होंगे। सही बात। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि स्ट्रेस लेवल क्या होगा, फिर उसके बाद उसका एज क्या है, अब उसका क्वेश्चन क्या है, या फिर आपको क्या क्वेश्चन करना है उससे कि भाई क्या चैलेंज है। वो बोलेगा मेरा ये चैलेंज है कि मुझे पेट कम करना है, तो मैं बोलूँगा पेट तो कम नहीं होता। तो क्या मतलब, मैंने कहा सिर्फ पेट तो कम नहीं होगा, आपको ये सब कुछ कम करना पड़ेगा, तो ये कैसे होगा। फिर उसको बेसिकली बताना होता है, फिर उसको बोलता है मेरा चैलेंज है कि मैं जिम नहीं जा सकता, ना जिम जाना चाहता हूँ, या फिर कम्यूट बहुत है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता आई एक्चुअली बॉयल डाउन टू दी ऑफर कि भाई ये सारा सीन है। फिर वो आखिर बोलता है कि ठीक है आप किस तरह कोच करते हैं, तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई मैं 30 डेज़ का प्लान होता है, 90 डेज़ होता है, 180 डेज़ होता है, दिस इज़ हाउ आई प्लान। 30 डेज़ का मेरी हाई प्राइसिंग होती है, 90 डेज़ के लिए इंसेंटिवाइज्ड होती है, क्योंकि आई एक्चुअली आस्क पीपल टू कम ऑन बोर्ड फॉर 90 डेज़, क्योंकि दैट्स अ गुड टाइम पीरियड टू सी नोटिसेबल चेंजेस। उसके बाद 180 डेज़ पे भी जा सकते हो अगर आप चाहते हो। फिर उसके बाद ये होता है कि यार मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा। मैंने कहा कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि आपको ये फ़ायदा होगा, यू विल बी एजुकेटेड व्हाट वर्क्स फॉर यू, व्हाट डज़ नॉट वर्क फॉर यू साइंटिफिकली, और आपको एक हैबिचुअल पैटर्न डेवलप करना होगा। आई डोंट गारंटी रिजल्ट्स, सिंपल सी बात है, आई डोंट गारंटी रिजल्ट्स, बट आई गारंटी द चेंज ऑफ माइंडसेट, क्योंकि यू विल फील अ लॉट ऑफ थिंग्स इनसाइड यू दैट विल बी वेरी मच बेटर देन बिफोर। हो सकता है आपको शीशे में नज़र ना आ रहा हो, लेकिन आप इंटरनली अच्छा फील कर रहे हो। सही है, ये भी बहुत बड़ी एक वो होती है। बहुत दफ़ा लोगों का वेट नहीं गिर रहा होता, इंचेस गिर रहे होते हैं। इंचेस नहीं गिर रहे होते, वेट गिर रहा होता है।
ये इंसान की बॉडी बड़ी अजीब सी है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, अब फिर उसके बाद बंदा होता है तो फिर वो व्हाट्सएप पे भी आता है डेफिनेटली। फिर आप करते हो व्हाट्सएप पे आते हो, फिर आप एक कॉल करते हो, पहली कॉल हमेशा मेरी फ्री होती है। उसके बाद फिर मैं उसको अपसेल भी कर देता हूँ। सही है। फॉर एग्जांपल अगर सप्लीमेंट्स चाहिए तो सप्लीमेंट्स के लिए आई हैव गॉट फ्यू गुड पीपल दैट आई टेक सप्लीमेंट्स फ्रॉम। मैं उनको वहाँ भी लिंक कर देता हूँ। कोई अगर उनको इक्विपमेंट चाहिए कराची में, पाकिस्तान में, तो वहाँ भी लिंक कर देता हूँ, क्योंकि फिर यहाँ भी मेरे कुछ एफिलिएशंस हैं लोगों से। तो ये भी सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए जो अच्छा ख़ास तौर पे मैंने कोई इनऑर्गेनिक तो की नहीं है अभी तक, जो मैंने आपको बताया। तो ये सारी बेसिकली कंटेंट के थ्रू ही आ रही होती है। और अगर बंदा ये बोलता है कि मैंने आपके कंटेंट में ये चीज़ देखी और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, बहुत दफ़ा आप बटन लगा देते हैं मैसेज का कि यार आपको पता है किस कंटेंट से वो आ रहा है, तो आपको पता होता है कि वो ये पेन पॉइंट है इसका, इसलिए आ रहा है। तो फिर वो आपसे चीज़ें पूछता है, तो आप उसको डिफाइन करते So हैं। first offer is like a free consultation फ्री call that कंसल्टेशन you कॉल, can give. मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री कंसल्टेशन कॉल, प्रोवाइडेड के उन क्वेश्चंस का क्वालिटी आंसर्स मिले, एंड आई एम श्योर कि हाँ यार, even if it does not come on board, the problem will be solved. मतलब ठीक है. I'll be able to build some rapport and I'll be able to build some authority. I'm also relating this to tech as well कि offers कितनी ज़रूरी हैं. Like if someone wants to build a design, उसकी already development हो गई है, उसने design पे focus नहीं किया है. अब ज़्यादातर जो customers हैं उनको पता ही नहीं होता कि यार ये हम इसको आगे कैसे लेकर जाएं हाँ हाँ और किस तरीके से हम इसको स्केल अप करें. मीन्स टैग बना देते हैं, फिर उसकी कंटेंट क्रिएशन क्या होगी, और आई मीन के टैग से ज़्यादा उनका बजट मार्केटिंग में लग जाता है, हाँ हाँ गेटिंग मोर सेल्स ऑन इट. तो ऑफर्स फिर हम लोगों ने भी ऐसी स्ट्रेटेजी अप्लाई की कि बाय गिविंग अ फ्री डिज़ाइन कंसल्टेशन और 2 days फ्री डिज़ाइन सर्विस. सो अगर कस्टमर को काम समझ में आता है, उसका सोल्यूशन के मुताबिक हम लोगों ने काम किया है, तो लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू गना प्रोसीड इट. तो वो आगे काम एक लाइक इट्स अ न्यू सेल्स फॉर अस, और फिर अपसेल भी हो जाता है उसके साथ बिल्कुल साथ. ऐसे ही। और ये चीज़ आप कंटेंट के थ्रू भी करते होगे। मुझे नहीं पता, मैंने आपका पॉडकास्ट देखा, लेकिन मुझे नहीं पता पर्सनली आप लोग कंटेंट कर रहे हो या फिर कंपनी की तरफ से कंटेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो। लेकिन मेरा जो तकरीबन 80% काम कंटेंट से हो चुका होता है। ठीक है. तो कंटेंट की स्ट्रेटेजी किस टाइप की होती है? कंटेंट की स्ट्रैटेजी, पेन पॉइंट्स, सही है। और मेरे क्योंकि एक्सपीरियंसेस हैं, मैं डॉट्स कनेक्ट कर रहा होता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, मैं बार बार फिटनेस पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि आई एक्चुअली सेल्फ फिटनेस, ठीक तो है. ये, लेकिन इसकी जो लर्निंग्स हैं वो हर जगह, वो हर जगह अप्लाई है, हाँ, हर बिल्कुल जगह ऐसा अप्लाई ही हो है. सकती हैं। कि सबसे पहले तो पेन पॉइंट्स का आपको पता होना चाहिए, यू शुड बी इन देयर शूज़। सही है। एज ए 9 to 5 प्रोफेशनल मुझे क्या चैलेंजेस हैं। हम्म. पेट निकला हुआ, ये बहुत सतही बात है, बहुत सतही बात है, ये बिल्कुल बेकार बात है। ये समझ लें कि ये कोई मसला है ही नहीं जिसको लोगों ने मसला बनाया हुआ है। यानी असल पेट मसले, की कोई एक्सरसाइज नहीं है. एक्सरसाइज भी नहीं है, कोई मसला भी नहीं है ये बिल्कुल वो वाली बात हो गई कि यार मुझे ना एलेक्स होमोजी बनना है, लेकिन मुझे काम एलेक्स होमोजी वाले नहीं करने हैं। एक लेस ब्राउन है, उसकी बड़ी खूबसूरत टॉक है। वो बोलता है कि अपने बच्चे से पूछता है कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, व्हाट डू यू वांट टू बी। तो बोलता है आई वांट टू बी सक्सेसफुल, मतलब दिस कुछ चीज़ें बोलता है। तो बोलता है कि डू यू एक्सपेक्ट टू बी सक्सेसफुल। तो बच्चा पूछता है इज देयर अ डिफरेंट क्वेश्चन। तो बोलता है यस, विद द एक्शंस दैट यू हैव बीन गोइंग थ्रू, यू हैव बीन डूइंग दीस डेज, डू यू एक्सपेक्ट दैट यू विल बी एबल टू अचीव दिस रिजल्ट। यू वांट सो मेनी थिंग्स, बट कैन यू एक्सपेक्ट। तो ये वाली चीज़ है ना कि जब इस तरह लोग आते हैं तो क्या आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं अक्सर बोलता हूँ कि मैं जब एक कंपनी में था, 5 कोर्स मील्स होते थे वहाँ पे। हम लंच पे जाते थे, पहले एपेटाइज़र होता था, फिर 5 कोर्स मील होता था, फिर उसके बाद आ, मीठा होता था, फिर उसके बाद सीजनल फ्रूट होता था, फिर उसके बाद पान होता था, फिर उसके बाद चाय होती थी। माय गॉड, मतलब हेवन है ना, और क्या चाहिए आपको। उनके सामने बैठ के जब वो पूरे पूरे थाले में 6-6 चीज़ें रख के सामने मेरे बैठ के खा रहे होते थे, और मैं अपना घर से ले जाके एक डिसेंटली मील खा रहा होता था, जो कि बहुत, अब कोई बॉयल वॉयल नहीं खाता था मैं, अपना क्वांटिटी कंट्रोल। तो मेरे सामने बैठ के मुझसे बोलते थे झंड लाइफ, मतलब यार कैसे जुल्म है, सही है. बहुत जुल्म है। अच्छा, मैं नॉर्मल एक बंदा होता तो ज़ाहिर है अपने आप पे, यहाँ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैसे कराची वाले वैसे बड़े ऊपर से आते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नीचे से आ जाते हैं। हाँ यार वैसे ही है यार, बस क्या करें, अपने ऊपर जुल्म होने देते हैं। तो मैं चुप खा रहा हूँ अपना, उसके बाद डगारे वगारे मार के बैठ के बोलते हैं यार ये बहुत निकल गया है, बता यार फात क्या करना है इसका, कुछ सीन बता, कुछ क्या कर सकते हैं इसका। तो मैंने कहा आई डोंट हैव टू टेल यू, आई वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, आई वॉज डूइंग समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सही है। तो आई वॉज बीइंग माई सेल्फ। सेम इज़ द केस विद द कॉन्टेंट। जो चीज़ है वो ब्लंटली आपके सामने है, साइंस इस तरह काम करती है, इस तरह नहीं करती। जो आपको बता रहा है कि पेट इस एक्सरसाइज से कम हो जाएगा, वो सिर्फ व्यूज़ ले रहा है या आपके पैसों से मतलब है, आपसे कोई कंसर्न नहीं है उसको। आपके पैसों से मुझे भी कंसर्न है, क्योंकि आप मुझे चाहिए हैं, बिकॉज आई डोंट फील शाई ऑफ सेलिंग यू थिंग्स, बिकॉज दिस इज़ हाउ आई मेक मनी, दिस इज़ हाउ एवरीबडी मेक्स मनी। लेकिन अगर पैसे दे रहे हो तो किसी अच्छी जगह दो और खुद सीखो भी, ठीक है।
एलेक्स हॉर्मोजी की अगेन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो उन चीज़ों को बिल्कुल दिल पे नहीं लेता जो दिल पे लेनी चाहिए ही नहीं है। हमारे यहाँ पैसा कमाने को, हमारे यहाँ सेल्स करने को डिमीन किया जाता है, डार्क साइड पे धकेला जाता है, मैनिपुलेटिव करार दिया जाता है और सेल्फ इंटरेस्ट में काउंट किया जाता है। और इकोनॉमी की हालत आप देख लो क्या हो रही है, ऐसा ही है। इसी वजह से हो रही है क्योंकि आपने इन सारी चीज़ों को जो वैल्यूएबल हैं आपने डी वैल्यू किया हुआ है। तो कंटेंट की स्ट्रैटेजी जो हम बात कर रहे थे ना, वो ये सारे पेन पॉइंट्स को मिला के है कि मैं 12-13 साल उन लोगों के साथ बैठा, मैंने अपनी नीश बॉयल डाउन कर ली कि यार ये नीश है, ये इस तरह बात करते हैं, इनको अगर इनका ये वर्कआउट करने जाए तो सबसे पहले इनका बॉस इनको हमें चढ़ा के देखेगा और फिर इनकी हालत टाइट हो जाएगी, फिर ये एक्सक्यूज़ देंगे, फिर बॉस बोलेगा तेरे पास बहुत टाइम है। ये बहुत सारे ऐसे पेन पॉइंट्स हैं। फिर आप अपना लंच किसी और के सामने रखोगे घर से लाया हुआ तो सबसे पहले आपको गालियाँ पड़ेंगी, फिर आप अपना लंच साइड पर रख दोगे, बेगम से गालियाँ सुनोगे घर जाके क्योंकि मैंने सुनी है, और आप वही खाना खाओगे जो वो खा रहे होंगे क्योंकि यू हैव टू जेल इन। ये बहुत सारे पीयर प्रेशर के इश्यूज़ हैं। फिर उसके बाद आप पेरेंट भी हो जाते हैं। आप ज़ाहिर है जब 9 to 9 काम कर रहे हैं, 9 to 10 काम कर रहे हैं, आपके पेरेंटिंग के इश्यूज शुरू हो जाते हैं बिकॉज यू आर नॉट एबल टू स्पेंड गुड टाइम विद योर किड्स। ठीक है, तो उसमें आप किस तरह कर सकते हैं? बहुत दफ़ा क्या होता है कि पीपल एक्चुअली वांट टू स्विच करियर्स या स्विच टू एंटरप्रेन्योरशिप या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वहाँ आपको डर लग रहा होता है, आप क्या कर सकते हैं? तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें, रिलेशनशिप के इश्यूज़ हैं, सेक्स लाइफ के इश्यूज़ हैं। आई टॉक मेनी टाइम्स अबाउट दैट क्योंकि ये बहुत बड़े इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से होता क्या है कि जब आप अपनी फिजिकल हेल्थ को बालाए ताक रखते हैं, इमोशनल हेल्थ को आप जाने देते हैं, मेंटल हेल्थ बिल्कुल काम नहीं कर रहे होते, एट द एंड ऑफ द डे योर रिलेशनशिप सफर्स क्योंकि व्हेन यू whom you are coming to home is your हैज़ टू बी योर हेवन। मतलब आप घर जब आ रहे हो तो आप इसी के लिए तो काम कर रहे हो ना सारा। जब आप घर पे आ रहे हो, घर पे आपको सुकून नहीं मिल रहा तो बेकार है। तो आई टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स क्योंकि ये सब चीज़ें जाके कनेक्ट करती हैं मेरे कंटेंट को मेरी सर्विस से, बिकॉज आई देन कोच पीपल अबाउट द फिटनेस एंड इन माई ओपिनियन फिटनेस हैज़ टू डू विद more than physicality. It has to do with your emotional well-being and mental well-being. If any customer comes to you and wants to buy a fitness plan and you are offering like $20 to $25 first consultation free call and a plan of $25 to $30, ये प्राइसिंग हम रख लेते हैं। आप उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं $30 to $1000? क्या क्या ऑफर्स देते हैं, क्या क्या उसको बताते हैं, कॉल्स, जो भी सारी चीज़ें हैं जो उसके लिए बेनिफिशियल हो। हाँ, देखिए इसमें बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में इस तरह के प्लान्स अवेलेबल हैं कि वो 3000 में भी मिल रहे हैं 90 दिन के, और वो 1000 में भी आपको प्लान दे रहे हैं। फिर ऐसे लोग भी हैं जो $1000 के प्लान भेज रहे हैं 90 डेज़ के। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप वन ऑन वन कोचिंग में ना यू एक्चुअली बिल्ड थिंग्स फॉर द पीपल्स कन्वीनियंस। इसको स्केल करना बहुत आसान है। चैट जीपीटी से कोई भी प्लान निकाल लें आप, सही है, गूगल से कोई भी प्लान निकाल लें, यूट्यूब से कोई भी प्लान निकाल लें, फ्री में बहुत सारे प्लान्स पड़े हुए हैं। आप उसको प्राइस करें $1000 का, सही है, उसको आप अच्छा मार्केट करें, अच्छी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लगाएं, सब कुछ करें और अच्छी सी ब्रांडिंग, अच्छे से एड्स बनाएं। $1000 देने को हर कोई तैयार हो जाएगा, लेकिन वो $1000 किसी पे काम नहीं करेंगे क्योंकि उससे ज़्यादा चीप और उससे ज़्यादा फ्री कंटेंट पहले से अवेलेबल है मार्केट में, भरा पड़ा हुआ है। लोग तो फिट नहीं हो रहा है ना, रोज़ कंटेंट आ रहा है, मेरा भी आ रहा है, कितने लोगों का आ रहा है। तो यहाँ पे ये होता है कि जब मैं भी फॉर एग्जांपल अगर $25 को मुझे $1000 तक लेके जाना है तो उसमें फिर वैल्यू आती है कि वैल्यू क्या है। सबसे पहले तो ये कि आई विल बी अवेलेबल टू यू ऑन डेली बेसिस। ठीक है, मैं आपको खुद ट्रैक कर रहा हूँ, हम कुछ सिस्टम्स डेवलप करेंगे, गूगल शीट्स डेवलप करेंगे, कुछ गूगल मीट्स डेवलप करेंगे जो कि हमारे 15-20 मिनट का होगा, या फिर कुछ मैं आपको लाइव सेशंस में आपके साथ आ सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमारा टाइम जोन मैच कर रहा है और मैं आप सुबह आप यूएस में हो और आप कहते हो कि यार मुझे वन ऑन वन चाहिए, कि मैं बोलता हूँ कि भाई मैं आपको प्लान्स दूंगा, देन आपकी वीडियोस मुझे चाहिए होंगी और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या गलत कर रहे हो, लेकिन आप बोलते हो नहीं यार मुझे आपको लाइव चाहिए, आप लाइव हो, तो मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली आई प्राइस दैट हायर साइड। सही है, जहाँ मैं $500 कर रहा हूँ मैं उसको डबल कर दूंगा क्योंकि नाउ आई एम अवेलेबल एट दैट टाइम विद यू। ठीक है, तो ये एक हाई टिकट हो जाएगा। इससे ज़्यादा पे भी आप सेल कर सकते हो इसे क्योंकि वहाँ पे फिर भी आप वहाँ से सस्ते ही पड़ रहे होगे उनको, और अगर उनका एक ट्रस्ट डेवलप है आप पे तो वो डेफिनेटली चार्ज आपको पे करेंगे। अब उसमें सीन ये होता है कि अगर $25 का प्लान है तो इसमें कोई टच पॉइंट नहीं है, मैंने आपको प्लान दे दिया। जिस तरह बहुत सारे प्लान वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, पीडीएफ्स पड़े हुए हैं, वो उनके अपने बनाए हुए हैं, तो आपने प्लान ले लिया, अब आपका कोई मुझसे टच पॉइंट नहीं है, आप मुझसे बात नहीं कर सकते और मैं आपसे बात करूंगा भी नहीं क्योंकि हमारा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हुआ हुआ। आपको आपसे मुझे अपसेल करना है तो डेफिनेटली मैं फिर उसमें एक सीटीए दूंगा कि यार इसके साथ जो न्यूट्रिशनल प्लान्स हैं वो मैं कस्टमाइज़ करूँगा आपके लिए अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंसेस। ठीक है, बहुत दफ़ा क्या होता है कि हमारे यहाँ डाइट प्लान्स काम नहीं करते। डाइट प्लान्स काम ना करने का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि दे आर वेरी रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर। तो मेरी कोशिश ये होती है कि सबसे पहले उसको देखूं कि वो कर क्या रहा है और उसके न्यूट्रिशन में कैसे विदाउट चेंजिंग एनी पैटर्न हम कैसे काम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली दैट कॉल्स फॉर सम कंसल्टेशन और दैट कॉल्स फॉर सम एफर्ट फ्रॉम माई साइड एंड हिज साइड टू। तो वो फिर अपसेल किया जाता है कि भाई मैं ये भी करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल $25 का आप ये ले रहे हो, अगर आप मंथली मुझे
ये तकरीबन $15 to $10 पे करोगे तो मैं मंथली एक सेशन आपसे करूँगा जो आपके मील प्लान्स आपके क्रिएट कर दूंगा। लेकिन अगर ये भी एक है कि एक दफ़ा दे दिया फिर उसके बाद हम महीने के लिए बात नहीं कर रहे। सही है। सही है। लेकिन डेफिनेटली फिर वो टच पॉइंट्स पे होता है, क्योंकि बहुत दफ़ा क्या होता है कि बंदा जो पर्सनल ट्रेनिंग है ना, कोचिंग है, ये बहुत पर्सनल टाइप की होती है। तो इसमें आपको ना एक पर्सनल टच चाहिए होता है रोज़ का। तो जितना आपका टच बेस बढ़ेगा उतने आपकी प्राइसिंग बढ़ेगी। सही है। और जितना आपका कंटेंट उसको कॉम्प्लीमेंट करता रहेगा उतने ज़्यादा आपके जो पेन पॉइंट्स ट्रिगर होते रहेंगे, उतनी ज़्यादा कॉन्वर्सेशंस आपकी होंगी। फॉर एग्जांपल आपका वो क्लाइंट है, आपका वो प्रॉस्पेक्ट है, वो आपको कंटेंट भी देख रहा है, वो आपको क्लाइंट भी है। अब वो ये सोच रहा है कि यार फ्री में इतनी सारी चीज़ें मेरे पास ना ये मसले हैं, क्योंकि मैं NLP कोचिंग भी कर चुका हूँ तो मैं लाइफ कोचिंग के भी कुछ एलिमेंट्स जानता हूँ जहाँ पे मैं फिर उनको दूसरी कोचिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ कि ठीक है वी कैन हैव दीज काइंड ऑफ सेशंस, फॉर एग्जाम्पल 2 आवर सेशन 2 to 3 times a week। इसको मैं पहले $1000 लेता, अब आप 1500 कर दें इसको 500 में, ये एड्रेस हो जाएगा आपका। ठीक है। मतलब वील टॉक अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल। फॉर एग्जांपल एक लड़का है, जैसे 22 साल का लड़का है, कनाडा में है। वो बेसिकली अपने करियर बिल्डिंग पे काम कर रहा है, तो करियर काउंसलिंग चाहिए, कुछ कुछ उसके इश्यूज़ भी हैं, कुछ बुलिंग के इश्यूज़ भी हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। तो डेफिनेटली ही वांट सम स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो आप अब देखें कि फिटनेस से बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं। फिटनेस मीट्स इंटेलेक्ट को करने का फ़ायदा ही यही है कि आई हैव गॉन टू मैक्रो फ्रॉम माइक्रो। मैं आपको बाइसेप बनाना नहीं सिखा रहा, मैं आपको डब्बे बनाना नहीं सिखा रहा, मैं आपको लाइफ बनाना सिखा रहा हूँ। क्योंकि लाइफ में फिटनेस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं जो फिटनेस के अंदर जाती हैं, क्योंकि आप सब चीज़ों को एड्रेस करके फिटनेस पे आते हैं। कभी भी ये नहीं कहते पहले मैं फिट हो जाऊं उसके बाद मैं सबको देख लूंगा। तो इस तरह मैं अपसेल करता हूँ। अच्छा, मैं भी इसको रिलेट करूँगा टेक से ही कि अगर किसी को अपना ब्रांड बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। एक मिनट सर, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। टेक में ना मैंने एक चीज़ नोट की है, मैंने एक ये मशवरा भी दिया था हम्म। और ये मैंने भी की है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जिस तरह हम डिजिटल मार्केटिंग सेल्स करते हैं तो बहुत दफ़ा क्या होता है, रिटेंशन बेसिस पे आप कोई ना कोई सर्विस या कोई ना हम्म। कोई रिकरिंग सर्विस निकालते हो, जिसके लिए आप कम से कम यू मेक श्योर के 10% या 20% आप रिकर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल वेबसाइट है तो वेबसाइट की मेंटेनेंस को आपने सेल आउट करना शुरू कर दिया, और उसमें आपने कुछ जैसे आप प्रोडक्ट अपलोड्स हैं, किसी के प्रोडक्ट अपलोड्स हैं कि 1000 प्रोडक्ट्स हैं कि मंथली बेसिस पे हम 10-10 प्रोडक्ट्स कर रहे होंगे, तो आपने उसको अपसेल कर दिया। या फिर सोशल मीडिया में आपने कोई कॉपी राइटिंग की सर्विसेज अपसेल कर दी कि भाई आपके जितने भी कैप्शंस होंगे, जितनी भी सोशल मीडिया पोस्ट्स होंगी, वो आपके कंपेटिटिव एनालिसिस को देखते हुए की जाएंगी, तो आपने उसको अपसेल कर दिया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप एक सर्विस लेने आते हो। डिजिटल मार्केटिंग तो खैर हर महीने की सर्विसेज है, हम्म। क्योंकि परफॉर्मेंस मार्केटिंग रेकरिंग है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट रेकरिंग है, क्रिएटिव्स एंड डिज़ाइन रेकरिंग है। सही है। लेकिन उसमें और क्या आप कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है, आप कितना क्रिएटिवली उसको पैकेज करते हो। कि आपने कोई पेन पॉइंट देख लिया कि यार ये पॉइंट है कि मैं इसको रिकरिंग रेवेन्यू में कैसे चेंज कर सकता हूँ, और हो सकता है वो 10% ऑफ द होल रेवेन्यू जो आप उस बंदे से कमा रहे हो, वो LTV की जो बात करता है। ऐसे ही है। और मैं अपनी डोनेट करूँगा एग्जांपल से रिलेट करूँगा डिज़ाइन या डेवलपमेंट में, कि किसी को भी अगर मोबाइल ऐप बनानी हो, मोबाइल ऐप फिटनेस की ऐप बनानी हो, तो वो डिज़ाइन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो वे एम्फसाइज कि आप डिज़ाइन पे फोकस करो। हाँ। अब बोले वो लोगो है मेरे पास, लोगो किस तरीके से है, लोगो से बहुत ज़्यादा मीन्स किस तरीके का लोगो बना हुआ है, क्या नेम होना चाहिए। तो फर्स्ट वी ऑफर अ फ्री कंसल्टेशन, हम्म। एंड हम उसको 2 से 3 दिन की फ्री कंसल्टेशन लोगों के साथ दे देते हैं। सही है। उसको लोगो समझ में आता है तो लोगों के साथ ब्रांड किट भी हम्म, अवेलेबिलिटी करवा देता है। सही है। अब उसको जाहिर सी बात है कि अगर उसको कलर्स स्कीम समझ में आ गई तो मोबाइल ऐप बनाएगी वो। सही है। मोबाइल ऐप में वही कलर्स यूज़ हो रहे हैं कि हाउ इज़ इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ UI एंड UX के लोग यूज़ करेंगे। आपका जो प्लान है, जो आप देख रहे हैं, जो आपका विजन है, तो वो मोबाइल ऐप का डिज़ाइन। अब हम उनको यही कहते हैं यार कस्टमर्स को कि लेट्स डू विद द मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। आपको मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी करवानी होगी। अब आपको उसका वेब इंटरफेस भी चाहिए, जाहिर सी बात है कस्टमर्स आ रहे हैं, उसको किस तरीके से मोबाइल, ओ यू वो कनेक्ट द एक डॉट्स। इंटरफेस, तो वो एक एक अप सेलिंग पॉइंट बनता जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही। फर्स्ट ये है कि आपको एक ऑफर करनी है जो उसका सोल्यूशन है, जो आपने बताया कि जैसे आपकी फ्री कंसल्टेशन है। यू हैव तो टू गेट फुट इन द डोर। एग्जैक्टली ऐसे ही है, एलेक्स वाली स्ट्रेटेजी अगर देखा ऐसे ही। जाए। सो टॉक अबाउट द अपसेलिंग टैक्टिक्स in terms of sales that you have done. Tell me about any interesting story of upselling, कि आप एक कस्टमर यार, एक होता है ना कि यार ये पैसे कहाँ देगा, एक फिर हाँ। उसने पैसे दे दिए और वो एक लाइफ टाइम वैल्यू बन गई कस्टमर के लिए कि यार इसने इतने पेन पैसे दे पॉइंट, दिए। ऑल पेन पॉइंट को रिकग्नाइज करो, उसको टैप करो। मतलब इसके अलावा और कोई चीज़ है ही नहीं। यू जस्ट हैव टू रिलेट। जहाँ आप रिलेट करेंगे ना वहाँ काम हो जाता है आपका। इसमें एक एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि एक होता है बिजनेस डेवलपमेंट, एक होता है मार्केट डेवलपमेंट। हम्म। खासतौर पे एक जगह मैं चाय का पाउडर बेचता था एक कंपनी में। सही है। तो ज़ाहिर कंपनी का नाम नहीं लूँगा। तो अब हुआ ये कि
मैं अपने ऑर्डर बुकर्स को मैंने रोज़ डंडा किया हुआ है कि यार सेलें नहीं हो रही हैं और ग्रोथ नहीं आ रही है, ये है वो है। तो एक दफ़ा एक क्वेरी आई, वो कहता है यार 2 kg का पैक चाहिए मुझे। हम्म। तो मैंने कहा कहाँ से बात कर रहे हैं? तो मैंने कितने पैक्स चाहिए? कहता 50 पैक्स। तो मैंने कहा 50 पैक्स या कार्टन? तो कहते कार्टन। एक कार्टन में 50 पैक, एक कार्टन में 12 पैक्स होता था। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा भाई मैं यहाँ 3-4 कार्टन की बात कर रहा था, ये 50 कार्टन की बात कर रहे हैं। मैंने ओ शिट। मैंने कहाँ से हैं आप? तो कह रहे हैं यहाँ से। मैंने क्या करते हैं आप? तो कहते हैं हम ब्रेड बनाते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा ब्रेड में क्या करते हैं आप? तो कह रहे हैं हम ब्रेड में डालते हैं। थोड़ा सा मैं हम्म। घूमा। मैंने कहा ये क्या चीज़ है? मैंने उसे मैं अभी अब कब तक हैं आप? तो कह रहा मैं रात तक हूँ, मैंने अभी आ रहा हूँ मैं। तो मैं गया, तो मैंने बाकायदा उसका प्रोसेस देखा। तो वो कह रहा है कि हमने कुछ नई इनोवेशन निकाली है। हमने ये नोट किया कि हम जब ये पाउडर डालते हैं तो हमारी जो ब्रेड है वो फ्रेश रहती है काफ़ी अरसे तक, और इसके अच्छे हमें रिजल्ट्स आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, और वो चल रही थी, वो मतलब अच्छा नोन ब्रांड था। तो अब ज़ाहिर है वो जो प्रोडक्ट जो हमारे पास था वो भी कोई, ज़ाहिर है वो भी एडिबल था सही तब, लेकिन ये मार्केट है हमें नहीं पता था ये। तो मैंने उसके बाद से, आप यकीन करो, तकरीबन 6-7 ब्रेड मेकर्स को मैंने खंगाल लिया। मैंने कहा यार ये कर सकता है तो 50 यहाँ से निकलना है, 15-15, 20-20 कहीं और से निकल तो जाएंगे। तो जब पता चला कि मैं तकरीबन कोई 10-12 में से शायद कोई 2-3 को और टैप कर पाया, क्योंकि बहुत दफ़ा लोगों के फॉर्मूले सेट होते हैं, लोग डर रहे होते हैं। लेकिन एक बंदे का फॉर्मूला स्टार्ट ही वहीं से हुआ है, तो मैंने उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की और वो तकरीबन 20-30% कामयाबी हुआ। लेकिन आई वॉज एबल टू अपसेल इन अ हम्म। मार्केट, डिफरेंट मार्केट। तो एक तो ये मार्केट वाली बात हो गई। हम्म। फिर बहुत कम ऐसा होता है कि आप, बहुत दफ़ा कहते हैं ना कि व्हाट्स यू सीक इज सीकिंग यू, रूमी वाला कभी कभी होता है सेल्स में। मैंने ज़िंदगी में शायद ही कभी ऐसा देखा हो कि बंदा बोले यार मैं तेरे इंतज़ार में तो बैठा था, कहाँ था तू? ऐसे मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे आई वाज डम्बफाउंडेड। आई वेंट टू दैट पर्सन। वो एक हमारे पास क्रीम का बड़ा डब्बा होता था जो हम B2B के लिए सेल करते थे। तो मसला है सेल्स में, एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया कि यार मैं इतने यूज़ करता हूँ। मैंने ठीक है, मैं ज़रा विज़िट करना चाहूँगा, किधर है आपका? तो मैं हम्म। वहाँ गया, तो उसने मुझे कहा कि यार फ़ात भाई आपको पता है मैंने कहाँ कहाँ आपकी वेबसाइट पे क्वेरी डाली, ये डाली वो डाली। मैंने कहा भाई यार मतलब मेरी हालत टाइट हुई है कि कुछ हो नहीं रहा। और ये बंदा वो गैप ब्रिज नहीं हो रहा था। तो उसके बाद से डेफिनेटली वो चीज़ हुई। दूसरी अब सेलिंग की टेक्निक होती है डिस्ग्रंटल्ड कस्टमर्स, डिस्ग्रंटल्ड क्लाइंट्स। अगर आपने वो मूवी देखी है रॉकेट सिंह, रॉकेट से। सही है, वो बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी बताई थी उसने। रॉकेट सिंह जैसी रेवोल्यूशनरी मूवी बॉलीवुड से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे आप ज़माने। अब तो बहुत अच्छा हो गया बॉलीवुड, लेकिन उस ज़माने में बड़ी उन्होंने फ्यूचरिस्टिक मूवी बनाई थी, क्योंकि उस ज़माने में एक सेल से गुजर रहा था, हम्म। कॉर्पोरेट का पार्ट था। तो आई कुछ ऐसी एग्जाम्पल मेरे साथ हुई कि एक जगह पे जहाँ पे आपको बताया ना मशीन्स लगी हुई हैं, जो बेवरेज मशीन्स होती हैं, तो एक बेवरेज मशीन जब मैंने देखा कि एक डिसग्रंटल्ड कस्टमर्स की लिस्ट निकलवाई डिस्ट्रीब्यूशन से कि भाई कौन कौन से कस्टमर्स हैं, कहाँ कहाँ। पता चला कि भाई हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स इस कस्टमर पे जा रहे थे, और तकरीबन कोई अब 80% डिप आया हुआ है जो मेरी अ, उसमें क्या कहते हैं बेस लाइन में ऐड हो रहा है। तो अगर मैं इसको रिवाइव कर लूँ और इसको पहले से ऊपर ले जाऊँ तो अच्छा खासा काम हो सकता है। अब खुजली शुरू हुई कि डिसग्रंटल्ड क्यों था। अब एक विज़िट किया, 2 विज़िट किए, तो पहले तो उन्होंने औकात नहीं दी कि नहीं जी हम बात नहीं करना चाह रहे हैं, हमारे पास तो जी बेवरेजेस की ये कंपनी है वो है, ठीक है कोई मसला नहीं है। उसके बाद दोबारा फिर यहाँ इट मेक्स यू हम्बलिंग, इट मेक्स यू हम्बल, दैट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि अब आपको पता है कि यार आपका मंजन वहाँ बिक सकता है, नीड है, हम्म। प्रोडक्ट फिट है ना, यू आर कॉन्फिडेंट कि इतना ज़्यादा माल जाता था और मेरे पास इतना ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा था और ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट था। अब सिर्फ एक कंपटीशन आ गया सिर्फ इसलिए कि कोई पंगा हुआ था। आई हैव टू फिगर आउट व्हाट हम्म। दैट पंगा वाज। अब मैं तकरीबन, आप यकीन करो कि तकरीबन 3-4 महीने बाद आइस ब्रेक हुई। फिर वो एक बंदी थी वहाँ पे अभी बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, मैंने आपको अक्सर बताया ना कि बहुत दफ़ा आपके रिलेशनशिप ऐसे हो जाते हैं। तो पता चला, तो उसने मुझे बताया कि यार तुमसे जो पहले मैनेजर था ना वो यहाँ बदतमीजी करके ना मशीन उठा के ले गया, क्योंकि हम जैसे मैंने बताया कपेज पूरी नहीं हो रही थी या ये हम्म। नहीं हो रहा था। तो वो ये ना मशीनें उठा के ले गया, और उसने हमने जब ये रेस्टोरेंट ऑन किया था तो सबसे ज़्यादा सेल हम देते। मैंने कहा हाँ बिल्कुल डेफिनेटली, मैंने खुद देखा है ये, हम्म। क्योंकि मेरी तो हालत टाइट थी, मुझे तो वो सेल चाहिए थी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लो। नहीं, आप सवाल ही पैदा नहीं होता, CEO से मैं तुम्हें मिला दूंगी, ये है वो है। फिर उसके बाद सिंपल सी बातचीत शुरू हुई। फिर एक्चुअली प्रोब्ड इनटू, क्योंकि एक पर्सनल लेवल पे भी आप बात करना शुरू कर दो, या कहाँ से हो क्या, फिर वो डाक खाने मिलाने शुरू किए, तो पता चला वो भी कराची यूनिवर्सिटी की निकली। फिर बातचीत शुरू की, फिर मैंने उसके थोड़े से तरले करना शुरू किया। मैंने कहा खुदा का वास्ता यार मेरी कम अज़ कम उनसे बात करना। मैंने कहा तुम्हारा तो पंगा नहीं था ना, हम्म। अगर तुम्हारा था तो मुझे बताओ, वी कैन एक्चुअली फिगर इट आउट, अदरवाइज लेट मी टॉक टू द CEO। अच्छा, अर्नेस्टनेस जो होती है ना वो एक सेल्स के बंदे में ज़रूरी होती है। अगेन प्रोवाइडेड कि वो पुशी ना हो, अगेन प्रोवाइडेड कि वो आप किसी ऐसी चीज़ को ना बेच रहे हो जो कि उसको नहीं चाहिए, हम्म। लेकिन मैं उसी चीज़ पर जो उसे चाहिए। आई जस्ट केप्ट पुशिंग 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 पुशिंग। तकरीबन कोई, मुझे आज तक याद है, कोई 10 महीने 10 दिन का मैंने जब देखा कि पहला मेरा कांटेक्ट कब हुआ था इससे, उस हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन में आके 10 महीने 10 दिन बाद आई मेड फर्स्ट सेल।
वो भी कुछ मैंने कुछ इंसेंटिवाइज किया था उनको और कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने दिए थे और मैंने उनको नई मशीनें लगा के दी थी। पहले 3 लगी हुई थी, मैंने कहा मैं 6 लगाऊंगा। मैंने कहा यार आप 3 पे तो गुस्सा करके लगा, मैंने कहा मैं वो था नहीं, मैं 6 लगाऊंगा। तो मैंने 2 महीने उनको 2 मशीनें उनको फ्री में दी कि मैंने कहा अगले 6 महीने तक ये मशीन आपके पास फ्री है, ये प्रोडक्ट आएगा, अगले 1 हफ्ते का प्रोडक्ट मेरी तरफ से फ्री है। वो गया, कुछ 3-4 कार्टन गए होंगे। मेरे डिस्ट्रीब्यूशन से 4-5 पैक निकलना अजाब थे, वो 24 पैक होते थे एक कार्टन में। मैंने 3-4 कार्टन उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, चला, सब कुछ हुआ। डेफिनेटली मार्केट थी, आप यकीन करो आई एंडेड अप दैट कुछ 1050% इंक्रीज। और मेरे पूरे झंडे जो पूरे नेशन वाइड जो गड़े हैं ना उसमें कि यार एक हाई सीएम प्रोडक्ट बेचता तो फहद बेचता है, उस पर एक ड्रॉबैक ये हुआ कि जिसका भी एक्सपायरी होता मेरे पास फेंक देता था कि यार ये निकाल देगा, सब कुछ कर देगा। लेकिन अप सेलिंग वाली चीज़, जस्ट टू कनेक्ट द डॉट्स, कि मैंने थोड़ा सा सब्र के साथ काम लिया। डिसग्रंटल्ड कस्टमर जहाँ पे आपकी सेल्स थी और आपका फुट इन द डोर था और आप अच्छा काम कर रहे थे, वाई डोंट यू डेवलप दैट रिलेशनशिप अगेन। और देखो कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपसे ही हुआ तो आप तो कभी नहीं जाओगे ना वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है। लेकिन अगर एक अपॉर्चुनिटी है रिवाइव करने की, या आपका कोई ऐसा एम्प्लॉय था जिसको कोई मसला हो गया है या कोई ऐसी चीज़ हुई है या हालात चेंज हो गए, गो टू दैट मार्केट स्टिल एग्जिस्ट, कंपटीशन घुस चुका है, अब आप उसको किस तरह इंसेंटिवाइज कर ला सकते हो। तो ये मैंने अप सेल किया था और फिर उसके बाद मैंने क्रॉस सेल भी किया, फिर मैंने कॉफ़ी मशीन भी लगाई वहाँ पे। अच्छा। फिर मैंने एक और मशीन, हमारी एक और जूस मशीन आई थी, इंपोर्ट हुई थी, नया कोई इनोवेशन प्रोडक्ट था, वो खैर फेल हो गया था, वो भी लगाई। आपके रिलेशनशिप बिल्ड हो जाते हैं, क्योंकि मैंने इतना अर्नेसनेस दिखाई उस बंदी को और सीईओ को, तो उन्होंने कहा यार चलो ठीक है, अब ये बंदा इतना, क्योंकि सेल्स में होता है अक्सर कि यार इतना कर रहा है, ठीक है यार तू कर ले, क्योंकि सही तू है। कॉन्फिडेंट है। तो ये मुझे बताएं, एक होती है गारंटी बेस्ड ऑफर या लाइक मनी बैक गारंटी। हाँ आपको अगर काम समझ में नहीं आए, आपके सारे पैसे रिटर्न है। हम हाँ लोग भी यूज़ करते हाँ हैं, फ्री भी ऑफर्स यूज़ करते हैं और 30 डेज का ट्रायल भी देते हैं। भाई नहीं आए ठीक है, अपने साथ मीन्स हाँ। पैसे नहीं दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये चीज़ वर्क कर गई और ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है। कोई आप अपने ब्रांड में यूटिलाइज कर रहे हैं ये हाँ बिल्कुल ऐसे गारंटी ही है। बेस्ड ऑफर्स? बिल्कुल ऐसे ही है। गारंटी बेस्ड इसलिए नहीं होता, फॉर एग्जांपल शुरू के 1-2 सेशंस हो जाते हैं। गारंटी इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं शुरू में ये बोलता हूँ कि देखो चीज़ें वही होंगी जो दैट यू आर रनिंग अवे फ्रॉम, हम्म। चीज़ें वही होंगी। मेरी गारंटी ये है कि इफ़ यू थिंक कि आई विल डू समथिंग अदर देन वर्कआउट्स और न्यूट्रिशन पार्ट और माइंडसेट, देन आई डोंट डू एनी मैजिक। हम्म। ये सोच के आ रहे हो तो मेरे पास ना आओ। मैं क्या करता हूँ, मेरी अप्रोच डिफरेंट है, वो हम इस कॉल पे डिस्कस कर लेते हैं। आई जस्ट मेक श्योर कि उस फ्री कॉल में भले वो 1 घंटे की हो, भले वो 1.5 घंटे की हो, कोई मसला नहीं है। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो मेरी ऑफर से, जब तक आप नहीं आओ। उसमें ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर 90 डेज़ का प्लान है ना, तो मैंने 1 मंथ का जो लिखा हुआ है, 1 मंथ फॉर एग्जाम्पल अगर $200 है और 90 डेज़ 400 है या 500 है, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि स्टार्ट विद 1 मंथ। लेकिन उसमें भी मैं बोल देता हूँ 1 मंथ में होता कुछ नहीं है, हम्म। कुछ नहीं होता 1 मंथ में। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि यार 1 मंथ में मैं ट्राई करूंगा, तो आप हर किसी को ट्राई ही करते रहोगे, क्योंकि बॉडी अडेप्ट ही आपकी 45-50 दिन बाद करना शुरू करती है, क्योंकि हैबिचुअल पैटर्न डेवलप होता है। दिस इज हाउ बॉडी वर्क्स। तो ये मेरा जो क्राफ्ट है, जो मेरा जो वो है इंडस्ट्री है, उसमें चीज़ें काम ही करना अडेप्टेशन पे स्टार्ट करती हैं। इसे कहते हैं सैट प्रिंसिपल, स्पेसिफिक अडेप्टेशंस टू इम्पोज डिमांड्स। आप जब कुछ डिमांड्स इम्पोज करते हो अपनी बॉडी पे, बोथ इन न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट, तो फिर कहीं जाके स्पेसिफिक अडेप्टेशन आती हैं, दे टेक टाइम। मेटाबॉलिज्म को भी टाइम लगता है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये साइंस समझाने की जरूरत होती है कि बेटे ये आप ले तो रहे हो 1 महीने का, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा। रिजल्ट आपको, नोटिसेबल रिजल्ट 90 डेज में ही And आएंगे। it works like if you give a guarantee to the customer, they will trust you and see कि यार ये बड़ी अच्छी ऑफर है। अगर मैं Exactly. काम भी करवा रहा हूँ और मीन्स मेरे लिए वर्क नहीं कर रही, तो मैं पैसे नहीं दूंगा। हाँ बिल्कुल ऐसे तो ही, और ये इन इन यूएस इन यूरोप रीजन ये काफ़ी अच्छी बिल्कुल ऐसे ही है। ऑफर है इस तरीके से। अच्छा ये ना ख़ास तौर पे अगर आप स्केल कर रहे हो यस। तो फिर ये बहुत अच्छी ऑफर है। यस। लेकिन अगर आप हाई टिकट आइटम्स पे हो और आपकी स्केलेबिलिटी का एलिमेंट इतना नहीं है, आप 1-on-1 कर रहे हो, तो आप इस तरह की गारंटीज कभी दे ही नहीं सकते, हम्म। क्योंकि बहुत दफ़ा क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा इनपुट कर दोगे, अपनी एफर्ट लगा दोगे, क्योंकि आप तो हमेशा कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे ना। आप तो हमेशा ये चाहोगे कि यार वो कस्टमर ऑन बोर्ड आए, आपने मेहनत उतनी ही कर ली, आपके आवर्स उतने ही लग गए, आपके एफर्ट उतनी लग गई, लेकिन सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा। बहुत दफ़ा क्लाइंट्स क्या होता है, मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर लोगे, आओ हाँ। क्या कर लोगे फिर आप। खास तौर पे ये एनएलपी कोचिंग में बहुत होता है, मैंने देखा है ये, क्योंकि एनएलपी कोचिंग से मैंने एक चीज़ सीखी जब मैं इसमें था। खैर मैं प्रैक्टिस तो नहीं करता इसको एज अ लाइफ कोच, लेकिन इसके फंडामेंटल्स जानता हूँ। तो बहुत दफ़ा क्या होता है, इसमें एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि डू विद होता है, डू टू नहीं होता। इफ़ यू वांट टू डू इट विद मी, कम वी विल वर्क टुगेदर। इफ़ यू वांट मी टू डू इट टू यू, हम्म। आई एम रियली सॉरी, आई कांट डू दैट। हम्म। तो बहुत दफ़ा क्या होता है कि जब आपकी ये थेरेपी इस तरह की चीज़ों में होता है ना कि हाँ बहुत तुम समझते हो ना अपने आप को, बताओ ये मेरा मेंटल इशू है, करो ठीक।
अबे भाई तुम पहले ही उससे आ रहे हो, एटीट्यूड से आ रहे हो, तो इसका मतलब तुम चैलेंज कर रहे हो। इसका मतलब मैं जो भी बात करूंगा तुम्हारे पास ऑलरेडी एक माइंड फ्रेम में हो कि तुम मुझे चैलेंज ही करना है। तो सबसे पहले तो मेक श्योर दैट यू आर रेडी टू इम्बाइब थिंग्स एंड टू एब्जॉर्ब थिंग्स। जब भी चेंज होना, मोटिवेशन कब आती है? अगर फॉर एग्जांपल उमैर जालियावाला से मैंने 2-3 दफ़ा इंटरेक्शन हुई है, तो उमैर है। जालियावाला के जितने भी सेशंस होते हैं, मैंने जितने भी कॉर्पोरेट्स में काम किया है, आई हैव ऑलवेज लव्ड हिम। तो मैं तो पर्सनली उसको बड़ा लाइक करता हूँ कि भैया सेम एज, वो उस तरफ चला हम्म। गया, मैं इस तरफ चला गया। तो मैं हमेशा जाता था उसके ये मोटिवेशन टॉक्स देखने, अटेंड भी किया मैंने, पैसे देके भी अटेंड किया है। लेकिन एक नॉर्मल सा एक वो था, एक कन्वेंशन विजडम था वहाँ पे, और एक कि यार ये 5 लाख ले ले से हम्म। बोलने के, सही है, हमें दे देंगे 5 लाख, इसको देने के बजाय ये सारे डिस्ट्रीब्यूट कर देना अब में। असल मोटिवेशन तो पैसा है। तो इसका मतलब है कि आप तैयार ही नहीं हो उसको, मोटिवेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो जब मैं तैयार नहीं हूँ, भले एलेक्स हॉर्मोजी के बाप को लाके बिठा दो, मैं हम्म। नहीं करूँगा। सही। आई हैव टू बी इन दैट माइंड फ्रेम, आई हैव टू बी रेडी टू एब्जॉर्ब थिंग्स। फिर कहीं जाके उमैर जालिया वाला, क्या उमैर जालिया वाला छोटा सा बेटा भी हो ना, वो भी आपको मोटिवेट कर देगा अच्छी सी बात करके। ऐसे ही है। टेल मी अबाउट द लॉयल्टी प्रोग्राम्स कि एक कस्टमर है आपके साथ 1 साल 1.5 साल से बिजनेस दे रहा है, और बिजनेस देने के बाद मींस 2 से 3 महीने के बाद उसने कहा यार मैं आई एम टेकिंग अ ब्रेक एंड आई विल रिटर्न इंशाल्लाह व्हेन आई गेट फंड्स। तो हाँ उसको एंगेज करने के लिए क्या ऑफर्स हो सकती है लॉयल्टी बेस के? हाँ यार, इसने बड़ा अच्छा टिकट हमें दिया है इन टर्म्स ऑफ बजट एंड ऑल दीज थिंग्स, कभी तंग नहीं किया। तो उसके लिए क्या ऑफर्स होती हैं आपके लिए? अपने ब्रांड में क्या ऑफर करता यार, उसको आप एम्बेसडर बना सकते हैं, खास तौर पे टू गेट इन मोर लीड्स, है? ठीक है। उसको ख़ास तौर पे मैंने अभी 2-3 लोगों को अपने कंटेंट में एंगेज किया है, ठीक है, उनके साथ वीडियोस बनाई है या उनको पॉडकास्ट पे बुलाया है अपने, जस्ट टू मेक श्योर कि यार ये एक सक्सेस स्टोरी है और उन्होंने किस तरह काम किया, कि यार उनका वर्ड ऑफ माउथ जब जाएगा मेरे प्लेटफॉर्म से, तो वो बेसिकली और मैसिवली जाएगा। ये कुछ पॉडकास्ट और भी मेरे कुछ हैं आगे, क्योंकि डेफिनेटली यूएस यूके बेस्ड लोग हैं, तो वो जब हम्म। यहाँ आएंगे तो हमने प्लान किया हुआ है उसको, कि वो तकरीबन कोई साल पहले कोचिंग करते थे मुझसे। अभी एक रीसेंट एक एंटरप्रेन्योर हैं कराची के, अभी आप एग्जांपल देखोगे, मैं तकरीबन अगले हफ्ते उनके साथ भी करने जा रहा हूँ एक पॉडकास्ट। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, उनके मालिक भी हैं, और पाकिस्तानी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के किंग है वो। अच्छा। ठीक है, मतलब बहुत सारी मल्टीनेशनल उनकी वो हैं। तो उन्होंने मेरे साथ तकरीबन कोई 2 साल पहले पर्सनल ट्रेनिंग में उन्होंने मेरे साथ किया था काम, और वो आज तक मुझे बोलते हैं यार तेरे साथ जो मज़ा आया ना वो आता नहीं है कहीं। तो ज़रा एक माइंडसेट मिलता है, तो वो एक एम्बेसडर हैं आपके। तो उनको मैं बुला रहा हूँ, तो उनसे सारी फिटनेस पे बात होगी, जो मैंने उनसे सीखा, क्योंकि डेफिनेटली व्हेन आई कोच देम दे कोच मी अराउंड सो मेनी थिंग्स ऑन बिजनेस वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो इट ऑल गोज हैंड इन हैंड। इट्स ऑल, मतलब कहते हैं ना कि वैल्यू गेम जाती भी है, वैल्यू आती भी है। फाद, हाउ डू यू रिटेन द कस्टमर? एक कोई कस्टमर आ रहा है, हम्म। उसको क्या ऑफर करते हैं? मींस एक एक लंबा चलने वाला कस्टमर, एक आइडियल कस्टमर है, हम्म। कैसे रिटेन करें? हाँ, अच्छा, इसमें सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लें कि आप यू आर रिटेनिंग जस्ट नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिटेनिंग, हम्म। क्योंकि इससे बहुत दफ़ा पता चल जाता है सामने वाले को। ये बहुत दफ़ा मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ, मैं बड़े सामने कैमरे पे खुल के बोलूँगा कि काफ़ी सारे कोचेज़ और ट्रेनर्स हैं जो सिर्फ इसलिए ट्रेन नहीं करते, इसलिए एजुकेट नहीं करते अपने क्लाइंट्स को कि वो रिटेन नहीं कर पाएंगे अगर वो सीख लेंगे। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि अगर वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड, स्लो एक्सेंट्रिक जैसे टर्म्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जो कि फिटनेस की टर्म्स हैं, तो यहाँ पे कोचेज़ ना थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाता है कि शिट, इसको तो आ गया, हम्म। रिटेन कैसे करूँगा इसको मैं, ये महीने पैसे कैसे देगा मुझे। तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आप उसको कोच कर रहे हैं या आप उसको सिर्फ रिटेन करना चाह रहे हैं। कोच करेंगे तो मेरा जो कोचिंग का एक एलिमेंट है वो ये है कि 3 से 6 महीने इज़ इनफ, ठीक हम्म। है, क्योंकि उसके बाद डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट का साइज़ कितना है। मेरी मार्केट का साइज़ पूरी दुनिया है, हम्म। मेरी मार्केट का साइज़ पूरा पाकिस्तान है, और मेरे पास क्लाइंट्स की कभी कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हेल्थ के इश्यूज़ कभी कम हो नहीं सकते, ठीक है। तो ये सबसे पहले माइंडसेट रखें कि आपको जो क्लाइंट एक्विजिशन और रिटेंशन है उसकी परसेंटेज क्या रखनी है। हाँ, डेफिनेटली जो ऐसी कॉर्पोरेट्स हैं जिसके साथ मैंने काम किया, वो हमेशा रिटेंशन पे काम कर रही होती हैं, और एक एक दुकान पे रिटेंशन पे चीखें निकल आती थी उनकी, क्योंकि उनका प्रोडक्ट है और ये रोज़ का प्रोडक्ट है। लेकिन फिटनेस वो चीज़ है जो कि बहुत पर्सनल होती है, और आपकी कोचेबल स्किल है, आप कोच कर देते हो, और फिर आप, अगर आप एक ही बंदे को कोच करते रहोगे, 100 बंदों को कोच करता रहूँगा, तो दुनिया में मेरे पास और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं अपसेल कर सकता हूँ, क्रॉस सेल कर सकता हूँ। मैं उनके लिए क्या करूँगा, क्योंकि मैंने अपना कैप अप किया हुआ है। हम्म। और रिटेन करने के लिए सिंपल ये होता है कि आपके फॉर एग्जांपल आपके गोल्स चेंज होते रहते हैं। लेकिन वो सही बात है ना कि एक बंदा, मैं एक बहस हो रही थी एक दफ़ा कि एम्प्लॉयबल स्किल्स के, यार एक बंदा हॉप करता रहता है हम्म। और एक बंदा एक ही जगह टिका रहता है। हम्म। तो जो हॉप करता रहता है वो अगर अक्रॉस अक्रॉस द बोर्ड कर रहा है, अक्रॉस इंडस्ट्रीज़ कर रहा है, तो समझ में आ रहा है। लेकिन एक बंदा एक ही जगह रखा हुआ है, तो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो वहीं स्टक है। तो आपकी स्किल लेवल चेंज होता रहता है। पहले आप सिर्फ पेट कम करने आए थे,
अब आपको लगता है यार पेट तो कम हो गया, लेकिन पेट कम होने के साथ साथ मेरी ये चीज़ भी बेहतर हो रही है, सही है। मेरी ब्रीदिंग बेहतर हो रही है, या मेरी लॉन्जेविटी में फ़र्क आ रहा है। मतलब पहले मैं मुझे एक क्लाइंट ने बाकायदा ये आके कहा कि यार फात भाई, वो थोड़े ओबीस थे, उन्होंने कहा फात भाई आज ना तकरीबन कोई 45 डेज़ हुए थे उनको मेरे साथ कोच करते हुए, तो कह रहे हैं कि आज मैंने ना एक पैर पे खड़े होकर अपने लेसेस बांध ली दूसरे पैर को ऊपर करके। तो उनके लिए वो चमत्कार था। तो इसका मतलब उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी पे काम हुआ, तो कहीं जाके उनकी एक बेहतर एक फॉर्म हो गई और वो ये काम कर सकते थे, उन्होंने बैलेंस कोऑर्डिनेशन पे काम किया। तो ये बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं कि भाई पहले आपने सिर्फ आपका वेट लॉस पे था ना, चलो अब वेट लॉस कम हो गया, अब वेट लॉस हो गया, अब आहिस्ता आहिस्ता बॉडी रिकॉम्पोजिशन पे आते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता अब अगले के एक 90 डेज़ का प्लान हो गया, अगले 90 डेज़ में ये करेंगे, उस अगले 90 डेज़ में ये करेंगे, तो इस तरह आप तकरीबन एक साल खींच सकते हैं एक क्लाइंट को। साल 90 डेज से वो पूरे जो 360 डेज हैं वो आराम से आपके एक बहुत अच्छा आप वो कर सकते हैं। और अगर आपके साथ एक बंदे ने साल स्टे कर लिया, या उस 3 महीने 6 महीने भी स्टे कर लिया, तो वो डेफिनेटली रिजल्ट्स के मुताबिक आपको रेफरल्स भी ला के देगा और सही। आपके पास और लोग भी आएंगे। एग्जैक्टली। तो अगर आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सालों साल चल सकता है और उसके लिए डेफिनेटली यू हैव टू बी देयर, इट्स ओके, उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन पहले आप देख लें कि आप रिटेन किस लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं या वाकई उसकी वैल्यू के लिए कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट द सेल्स, एक स्केलेबल मॉडल होता है। जब आप अपना ब्रांड बनाते हैं, ब्रांड बन गया, कस्टमर्स आ गए, अब उसको स्केल कैसे करना है? तो उसमें क्या ऑफर्स आप डिफाइन करते हैं कि अगर कस्टमर्स आ रहे हैं कि यार ये है, ये मेरा कस्टमर है, अब 100 कस्टमर्स आ गए जिम में आपके फिटनेस ट्रेनिंग के लिए, 100 कस्टमर्स से 100 से 1000 पे लेकर जाना है, 1000 से 2000 पे लेकर आना है, इसकी क्या स्ट्रेटेजी आप यूज़ करते हैं? अगेन पेन पॉइंट्स, जिम में हर कोई नहीं जाना चाहता, ठीक सही है। है। अब जिम से बाहर बहुत से लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो अपनी नीच डिफाइन कर लें आप कि यार आप हाउस होल्ड, और पहले तो एज ब्रैकेट डिफाइन कर लें आप, जैसे मिडिल एज पीपल 35 to 45, ठीक है। 35 to 45 आर वेरी स्ट्रगलिंग, क्योंकि ये स्ट्रगल का टाइम होता है, क्योंकि अगले उनको चीज़ें ठीक करनी होती हैं। तो उसमें सबसे पहली बात ये होती है कि दे आर वेरी मच फोकस्ड ऑन द वर्क रूटीन, फैमिली की वेलबींग, और फिर कहीं जाके वो थर्ड उस पर अपना लेकर आ रहे होते हैं अपनी वेलबींग को। तो जब अपनी वेलबींग की बात होती है तो डेफिनेटली दे थिंक अबाउट गोइंग टू जिम। तो सबसे पहले आप उनको आइसोलेट करो जो जिम जाने के शौकीन हैं और जिम जाना चाहते हैं, जो कि 1% 5% निकल के आएंगे, ठीक है। असल अपॉर्चुनिटी जो स्केलेबल है वो उसके बाद है, जो बेसिकली घर पे रहते हुए या ट्रैवल करते हुए। मैं जो कोच करता हूँ, मेरी एक बड़ी अच्छी फिलॉसफी जो मैंने ड्राइव की हुई है, बावरमैन जो नाइकी का को फाउंडर है, वो इसकी बुक है शू डॉग, फिल नाइट की, उसमें मैंने पढ़ा था कि इफ़ यू हैव अ बॉडी यू आर एन एथलीट। तो ये फिलॉसफी है जिस पे काम करना होता है कि अगर आपके पास बॉडी है ना, बॉडी बिल्डर वाली बॉडी नहीं, नॉर्मल बॉडी है, सही है, तो आप एथलीट है, क्योंकि हमारा तो बॉडी उसको पूछा जाता है ना। तो ये फिलॉसफी है कि आपके पास अपनी बॉडी काफ़ी है आप एथलेटिसिज्म के लिए, ठीक है। तो ये जो है, अब इसके पास, इसमें आपके पास बहुत स्केलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पीडीएफ्स हैं जिस जो डिजिटल प्रोडक्ट्स की फॉर्म में हो गए, आपके फ्रीबीज की फॉर्म में भी हो गए, जिसमें आपने प्रोग्राम्स बना लिए। जैसे आप फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कोचेस को देखें तो उनकी वेबसाइट पे बहुत सारी ई बुक्स पड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल एक चेस्ट ग्रोथ के एक प्रोग्राम अलग से बनाया हुआ है, किसी ने कोई ट्रेनिंग स्प्लिट्स पे बनाया हुआ है। एजुकेट नहीं कर रहा वो, आपको पूरे पूरे प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो कोई $5 की बुक है, कोई $10 की है, कोई $1 का पीडीएफ है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको उस मार्केट को टैप कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते और जिनके पास एक लो ऑफर के लिए अवेलेबिलिटी भी, अफोर्डेबिलिटी मौजूद है। उसके बाद ये तो हो गया हाई टिकट आइटम से निकल के, सही है। उसके बाद हाउस होल्ड वुमेन हो गई, ख़ास तौर पे जो मिडल ईस्ट और कुछ ऐसे लोग हैं जो कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे ख़वातीन घर से बाहर नहीं जा सकती हैं और घर के अंदर रहते हुए करना चाहती हैं, तो उनके लिए भी ट्रेनिंग प्रिंसिपल सेम है। वर्कआउट्स की इंटेंसिटी डिफरेंट हो सकती है, न्यूट्रिशन डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि उनकी फैट परसेंटेज की एवरेजेस डिफरेंट होती हैं, उनका वर्क पैटर्न डिफरेंट होता है। तो आप घर के कामों के अराउंड कुछ उनको मूवमेंट पैटर्न्स पे बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल वो स्क्वाट ज़्यादा कर रही होती हैं, हिंजेस कर रही होती हैं, जंप स्क्वाट्स हो गए, वर्टिकल पुश, हॉरिजॉन्टल पुश, वर्टिकल पुल, हॉरिजॉन्टल पुल, ये बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो आप उसकी बेसिस पे उनको प्रोग्राम्स बना के दे सकते हैं, उनके पीडीएफ्स दे सकते हैं, या छोटे छोटे प्रोग्राम्स हो गए जो आपका हो सकता है हफ्ते का या महीने का एक कनेक्ट हो उसमें आपको। ऐप डेवलपमेंट, डेफिनेटली ऐप विल गो अ लॉन्ग वे, क्योंकि ज़्यादा आप जितने भी इंटरनेशनल ऐप, पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल से भी एक दो ही शायद कोचेज़ हैं जिनकी ऐप आई हो।
लेकिन कोई स्केलेबल मॉडल में मैंने ऐप अभी तक देखी नहीं है, तो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। और अगर आप ऐप करेंगे भी तो ज़्यादातर वो इंटरनेशनली अप्लाइड होगी। पाकिस्तान में तो लोगों के बिल्कुल। कॉन्सेप्ट नहीं है कि मतलब मैंने कोई देखा नहीं कि कोई एप्लीकेशन को इतना सीरियसली लेता हो। लेकिन जितने लोग मैं यूएस में देख रहा हूँ, मेरे क्लाइंट्स हैं, बहुत से ऐसे भी क्लाइंट्स हैं मेरे जो ऐप यूज़ करते हुए मुझसे कोच कर रहे हैं। मतलब आप ऐप भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है एक वो ह्यूमन टच वाला एलिमेंट नहीं होता ना, तो वो ऐप्स की काफ़ी चीज़ें मुझसे कंफर्म कर रहे होते हैं कि यार ये ऐप ये बता रही है। तो मैंने कहा यार आप क्या कर सकते हैं, मैंने कहा एक एक की सुन लो। तो ज़ाहिर है वो ऐप है, वो आपको डेफिनेटली एक जनरलाइज फॉर्म देगी, वो जितना भी पर्सनलाइज कर लो उसको। तो ये स्केलेबल मॉडल बिल्कुल है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। इसके अलावा अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ देखें, तो अगर आप किड्स की फिटनेस को पकड़ लें, दुनिया ऑन है आपके लिए। अच्छा। दुनिया खुली हुई है, मतलब ख़ासतौर पे कोविड वाले किड्स जो हैं, जो उसके बाद से बर्बाद होने ही शुरू हुए हैं, ठीक है। पोस्ट कोविड किड्स जो हैं वो तो एक अलग ही मार्केट है ना, वो तो अलग ही सॉफ्ट किड्स हैं, जिन्होंने दुनिया देखी ही सॉफ्ट है, घर के अंदर देखी है। ख़वातीन जैसे हो गए, बच्चे हो गए, फिर सीनियर सिटीजन्स की बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। ISSA, NASM, बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फिटनेस कोचिंग सर्टिफिकेशंस देती हैं, और उनके बाकायदा ये कोर्सेज हैं, सीनियर सिटीजन फिटनेस, इस तरह की चीज़ें। आपने उनके लिए प्लान्स बनाए, उनके लिए बुक्स बना रहे हैं आप, उनके लिए कोर्सेज बना रहे हैं, डू इट योरसेल्फ कोर्सेज कर रहे हैं, तो ये भी एक मार्केट है। तो फिटनेस को देखें तो फिटनेस तो हर किसी की नीड है ना। प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, सही है, फिटनेस इन पीरियड्स हो गया, बॉडी बिल्डिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई, टीनेज फिटनेस हो गई, क्योंकि उनका माइंड अलग होता है। जब टेस्टोस्टेरोन छत पे फाड़ रहा होता है तो आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा होता, आपको सिर्फ डोले बनाने होते हैं, तो उनकी साइंस अलग है। थोड़े से तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके अगेंस्ट आप बहुत सारी ऑफर्स क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे एवेन्यूज़ को टैप कर सकते हैं, और अपनी नीश भी उसमें क्रिएट कर सकते हैं। आप हर किसी को तो नहीं कर सकते हैं, जैसे मैंने अपनी नीश क्रिएट की हुई है कि यार 30 से ऊपर आ गए हो ना, अब तो खैर मैं बड़ा खुशी होती है मुझे कि 22 साल का लड़का बोलता है यार आपकी मैंने पॉडकास्ट देखी, मैं घूम गया। मैंने कहा यार तुम्हारी थी नहीं वो। तो इसका मतलब है कि अब काफ़ी सारे लड़के माशाल्लाह ऐसे हैं जो फ्रीलांसर्स हैं, और जो प्रोफेशनल बड़े साउंड हैं, तो वो समझते हैं कि कंटेंट, तमीज़ का कंटेंट क्या होता है। तो 21-22 साल के लड़के देख भी रहे हैं उससे, और फिर वो मुझसे कोचिंग भी लेना चाहते हैं। मतलब दे कैन अफोर्ड, मतलब फॉर एग्जांपल वो $500-200 अचीव कर मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्रीलांसर्स हैं, अच्छा कमा रहे हैं, सब कुछ है। तो मेरी कोचिंग उनके लिए नहीं है, मैं उनको एड्रेस नहीं कर रहा होता, लेकिन कहीं ना कहीं वो माइंडसेट रिलेट कर रहा होता है, ठीक है। तो वो ये आपकी थोड़ी सी क्रॉस सेलिंग भी इस तरह हो रही होती है, बहुत सारी चीज़ें। Tell me about your toughest challenge in sales. Any experience that you have? Sales क्या वाले सर? यार क्लाइंट रिटेन करना, बस Client क्लाइंट retain रिटेन करना इज़ अ टफेस्ट थिंग, क्योंकि जब आप एक कंपेटिटिव मार्केट में हो जहाँ पे प्राइसिंग के इश्यूज शुरू हो गए, और आपकी जो प्रोडक्ट है वो कमोडिटाइज्ड है, देन इट्स वेरी हार्ड। इट्स जस्ट लाइक बैंगिंग योर हेड अगेंस्ट द वॉल, और कुछ नहीं है। क्योंकि आपके पास आप जितने भी चीज़ों को सोफिस्टिकेटेड कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, मार्केट विल दे विल डिस्ट्रॉय यू। ऐसा भी हुआ एक दफ़ा कि हमने फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट के पास गए, हम उसको प्राइसिंग अपनी वो लेके गए थे, एक जो केमिकल कंपनी में था, हम प्राइसिंग वो लेके गए थे जो हमने मार्केट में डिसाइड कर लिया था कि हाँ यार ये प्राइसिंग है, इससे हमें थोड़ा सा कंपेटिटिव रहना है, 10% या 20% कंपेटिटिव रहना है। हम वहाँ गए तो उसने इंडस्ट्री लीडर की बुराई करना शुरू कर दी कि यार ये इंडस्ट्री लीडर जो था ना, तकरीबन 400% हमसे कमा रहा था। वो तो ये हुआ कि हम 10 साल से हम इनके साथ काम कर रहे थे, तो एक लॉयल्टी का एक एलिमेंट था। लेकिन जब डिस्ट्रप्टर्स आते हैं ना, तो ये इस तरह का हरकतें कर रहे होते हैं। एक डिस्ट्रप्टर आया मार्केट में, वो उनको पता नहीं क्या ऑफ़र की थी उन्होंने, कि इससे पहले हम उनको ऑफ़र करते उसने हमें डरा दिया कि यार हुआ ये कि वो ना इस तरह कर रहे थे। एक दफ़ा माल हमारे पास ख़त्म हो गया था, तो हमें एक बंदा बार बार हमें सैम्पलिंग कराना चाह रहा था उसके कंपटीशन से, तो हमने उसे मंगवा लिया। अब वो मंगवाया तो हर चीज़ सेम, मतलब कलर कॉम्पोजिशन सेम, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन सेम, ये सर्टिफिकेट भी सारे, बस 2-3 ज़्यादा ही सर्टिफिकेट दे दिए उसने हमें। तो और 400% ऊपर, तो यार हमें लूट रहा था वो। जबकि मार्केट में एक प्राइसिंग तय थी, ये प्राइसिंग एक बिजनेसमैन ही जानता है ना प्राइसिंग किस तरह काम कर रहा है, प्राइसिंग काम कर रही है। मतलब नाइकी भी तो लूटता है ना, सही है। मतलब 200 का जूता यहाँ से बन के अगर 20,000 में आप खरीद रहे हो और मुझे पता है, तो यू आर पेइंग फॉर दैट ब्रांड, ठीक है। तो ये तो ब्रांडिंग की साइंस है। आईफोन भी तो लेते हो ना आप, ये ब्रांडिंग की साइंस है। नाइकी हो गया, KFC एंड एप्पल, जो इनकी ऑफर्स हैं, कस्टमर डेफिनेटली इंटरेक्ट होगा उनसे, यार ये नाइकी ये ऑफर कर रहा है, $200 का जूता 100 में मिल रहा एंड है। दे वर्क ऑन इमोशंस, एंड दे वर्क ऑन इमोशंस। मैंने इसके हॉफमैन एक है इसका क्रिएटिव मैनेजर, जिसकी बुक है इमोशंस बाय डिज़ाइन, नाइकी की। फिल नाइट के बाद मैंने वो पढ़ी थी, शूट के बाद। अच्छा। आई वाज ब्लोन अवे।
वो इमोशंस पे काम कर रहे होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हर चीज़ इमोशंस है। इमोशनली आपको गट फीलिंग सही लग रही होगी, आप फ़ौरन जाओगे, नहीं लग रही होगी, जैसे बेल फोर्ट ने कहा था, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, उसकी बुक में मैंने पढ़ा था, उसने कहा था कि हर चीज़ सही है, प्राइसिंग हर चीज़ इमैक्युलेट है, सेल्स हैज़ टू बी डन, फिर भी नहीं हो रही है, प्राइसिंग भी तय है भाई, तो और क्या चाह रहा है, मतलब इससे कम प्राइस नहीं मिलेगी मार्केट में, ये क्या हो सकता है जो बिक नहीं रहा। तो जस्ट द पर्सनस इंटेग्रिटी, कि वो पर्सनली इतना इंटेग्रिटी उसका पार्ट क्वेश्चनेबल है बंदे के लिए, कि वो बंदे पे भरोसा नहीं कर रहा है कि यार ले तो लूँगा, प्राइस भी ठीक है, सब कुछ है, सारे चेक्स भी उसने करा लिए, लेकिन बंदे पे भरोसा नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ B2B हो, D2C हो, B2C हो, कुछ भी हो, इट्स ऑलवेज H2H। फॉर एग्जाम्पल मैं दूर क्यों जाऊँ, अभी मैंने रिसेंटली नया घर शिफ्ट किया है, तो हम रेंट पे रहते हैं एक फ्लैट में, तो नीचे जैसे ही उतरा तो सामने फार्मेसी है, अच्छा। मतलब गेट के सामने ही फार्मेसी है। तो मैंने पहले जब शिफ्टिंग हो रही थी, मैं उसे पैनाडोल लेने गया, बेगम के सर में दर्द हो रहा था, ज़ाहिर है शिफ्टिंग हो जाता है, तो मैंने उससे पैनाडोल, उसने कहा आप नए आए, मैंने कहा हाँ मैं नया आया हूँ, तो किधर है, मैंने कहा ये, तो उसने ऐसी बातचीत में उसे नंबर ले लिया कि कुछ भी हो आप बता दीजिएगा, हम दे देंगे आप, ठीक है। अच्छा। अगले दिन मैं उससे अंडे डबल रोटी लेने गया, उसके पास थे ही नहीं। फिर मैं उससे कोई दूध वूध लेने गया, फिर उसके पास था नहीं। तो पहला इंप्रेशन मेरे पास ये आया कि यार इसके पास शायद स्टॉक आउट होता है, तो मैंने पूछा कब स्टॉक इन होता है, ताकि मैं उसके मुताबिक आ जाऊँ। उसने कहा इस वक्त होता है, चलो सही है। एक दो दिन फिर मैंने उसे ले लिया, लेकिन पाँचवें छठे दिन मेरी गाड़ी पार्क हुई हुई थी, और उसका एक बंदा जो उसके साथ पार्टनर होता है, सेम लोग, सेम एज के लोग हैं, तो उसने मुझे आके ऐसे ही कह दिया कि यार आप एक काम करते हैं ना, गाड़ी हमारी दुकान के अंदर लगा देते ना आप। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी क्यों? तो कहता है आप हमारे मुंह पे गाड़ी लगा के चले गए, हमारा माल आता है, ये होता है, वो होता है। तो मैंने कहा मेरा नंबर था उनके पास, आप हाँ। कॉल कर लेते, कोई मसला। कहता कॉल थोड़ी करेंगे हम, इंसान को पता होना चाहिए। आप यकीन करो मुझे 7 महीने हो गए, गेट से निकलते सामने मैं कभी नहीं जाता उसके पास, जबकि सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं। मैं 3-4 गलियाँ छोड़ के दुकानों से लेकर आता हूँ, और अपने बच्चों को भी मैंने ट्रेन कर दिया वहाँ से लेकर आना। दिस इज़ हाउ ह्यूमन इंटरेक्शंस वर्क, यस। दिस इज़ हाउ ब्रांड्स वर्क। आपकी जो भी ब्रांड है, मतलब नाइकी की ब्रांड इज़ ऑल अबाउट पर्सनल ब्रांड, जो भी उसकी फिल नाइट की थी, जो भी स्टीव जॉब्स की जो भी ब्रांड है, वो सारी ट्रांसलेट हुई। अब टिम कुक जो भी कर रहा है, लेकिन वो लेगेसी नहीं है जो स्टीव जॉब्स की थी। यस। तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए, कहीं जाके फिर कहीं काम होना शुरू होता आई है। सी के एफिलिएशन मार्केटिंग वर्क्स इन जिम फिटनेस। हाउ दिस वर्क्स, क्या स्ट्रेटेजी आपने अपने फिटलैक में यूज़ किया है एफिलिएशन के बाद? अफिलिएशन में देखें, ख़ास तौर पे अगर आप पाकिस्तान की मार्केट की बात करेंगे ना, तो जिम अभी कुछ नए ब्रांड्स आए हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो बेसिकली कुछ पेन पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने अफिलिएशन स्कीम है कुछ अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से, कुछ अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से, कि जिनके पास जो उनकी मशीनरी है वो बड़ी ज़बरदस्त है, और बड़े ऑथेंटिक काम कर रहे हैं वो लोग। इतनी एफिलिएशंस हैं कि उन्होंने कुछ ऐसी प्रोग्राम्स में एफिलिएशन स्कीम है कि उनके पास तकरीबन 360 फ्री क्लासेस हैं, कि अगर बंदा आता है उसका जिम का मूड नहीं होता, तो आएँ आप नाचें फ्री में, सही है, तो आपके लिए अवेलेबल है। तो उन्होंने उन पेन पॉइंट्स पे काम किया कि बहुत दफ़ा लोगों को ना एक वो चाहिए होती है, एक फ़न वाइब चाहिए होती है जिम जाके, कि जो 40 डे चैलेंज में होता है अक्सर, यस। ठीक है। तो वो लोग जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, भले वो वर्कआउट ना करें, लेकिन वो पसीना वसीना निकाल के आते हैं, सब कुछ करते हैं। तो और अफिलिएशंस वाला सीन सारा ये है कि आप, और ख़ास तौर पे वो लोग काम कर रहे हैं ब्रांड्स, ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके साथ, अच्छे ट्रेनर्स के साथ, अच्छे इन्फ्लुएंसर्स के साथ, तो ये एफिलिएशंस काम आती हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो जिम बिज़नेस है पाकिस्तान में, वो मेरा ख्याल से काफ़ी खसारे में इसलिए है क्योंकि अगर आपका बिज़नेस सिर्फ जिम है तो आप पैसे नहीं बना सकते, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ जिम बिज़नेस नहीं है, आपने जिम किसी और, मतलब एक इनकम स्ट्रीम के तहत खोल दे के चलो ये भी खोल लेते हैं, असल में हमारा ब्रेड एंड बटर कुछ और है, देन यू आर सक्सेसफुल, जो मैंने अभी तक नोट किया है। और उसमें रियल एस्टेट वाले हैं, टेक्सटाइल ओनर्स हैं, इन लोगों के मैंने देखे हैं बाकायदा इस तरह के जिम्स खुले हुए हैं। तो अफिलिएशंस ख़ास तौर पे आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के अफिलिएशंस बहुत ज़रूरी है वहाँ पे, सेलिब्रिटीज़ की जिस पे काम कर रहे हैं कुछ ब्रांड्स, और आपके जो ऐसे प्रोग्राम्स हों जो कि आपके, फॉर एग्जांपल ऐप्स भी लोगों ने बनाई हुई है, और वो होम वर्कआउट्स भी देते हैं, वो ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी देते हैं। तो कहीं जाके फिर फॉर एग्जांपल ऑनलाइन जैसे ISSA है, अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन है, NASM है, अगर आपने उनसे एफिलिएशन ली हुई है, उनके प्रोग्राम्स आप करा रहे हैं। फिर कुछ ट्रेन द ट्रेनर्स वाले प्रोग्राम आप करा रहे हैं, कि आपने एक इंडस्ट्री लीडर्स का एक थॉट लीडरशिप वाली चीज़ कर ली, कि भाई आपके पास एक ऐसी अकेडमी है जिनमें आप ट्रेनर्स को ट्रेन करते हैं, तो आपकी अथॉरिटी ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाती है कि ये ट्रेनर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं। तो इनके पास एक ऐसी अकेडमी है, कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ अच्छे नाम हैं जो काम कर रहे हैं और पुराने नाम हैं। तो उनकी फिर एक इंडस्ट्री में अथॉरिटी भी है, इंडस्ट्री में उनकी से भी है, वही काम करते हैं। लेकिन अगर जो नए नए जिम्स आ रहे हैं जो सिर्फ जिमिंग पे तवज्जो दे रहे हैं, तो वो सिर्फ ये कर रहे हैं कि वो तो 5,000 चार्ज कर रहा है, आप क्यों 6,000 चार्ज कर रहे हो। सही है, तो अफिलिएशन इसलिए काम आनी चाहिए, और काम आती भी हैं।
तो वो इंडस्ट्रियल लेवल पे, B2B लेवल पे, B2C लेवल पे, इन्फ्लुएंसर लेवल पे हर जगह काम आती हैं। आई सी इन कराची स्पेशली थोड़ा जिम के एम्बियंस और इस सब चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है, लाइक ट्राईफिट, साइक्लोन और बहुत सारे इंस्टाग्रामेबल बनाया जा रहा यार है ट्रांसफिट के यार कस्टमर इंटरेक्ट तो आ जाए। ऐसे ही। कम से कम सेल्फी खिंचवाएं आज हम, पाउट करके। लेकिन ये है कि एक अच्छी चीज़ है, बट स्टिल इन पाकिस्तान 70 to 80% पीपल आर नॉट गोइंग टू जिम्स, आर नॉट, वो वॉक भी नहीं कर रहे, और मीन्स इस पर फोकस ही नहीं है। हमारी इंडस्ट्री का पूछा जाए, बस हम बैठ के काम करते हैं, रात में खाना खा लिया, सो गए, फिर सुबह उठ के काम करना है। तो कोई मीन्स ये फिटनेस पे तवज्जो ही नहीं है। हाँ क्या एडवाइस उन लोगों को करना है यार, थोड़ी सी मोटिवेशन ही देते हैं, कम से कम 20 मिनट्स की, 30 मिनट्स की, यार हम भी जिम करते हैं। यार देखो, व्हाट्स योर एज? आई एम 29। 29, सही है। और अभी तो मेरे ख्याल से तुम्हें ये फील होता होगा तुमने स्टार्ट भी नहीं किया है अभी। मैंने पहले स्टार्ट किया है नहीं नहीं, मतलब अभी तुमने ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना स्टार्ट भी नहीं किया है अभी, अभी तुम्हें करना है, ऐसा है ना? ऐसे ही, पैसे कमाने स्टार्ट करना है अभी तुम्हें, पैसे अभी तक कमा, तुमने जितने कमाए तुमने भी सीखा है। ऐसे ही है। क्योंकि मेरा ये बिलीफ है कि 40 साल की उम्र तक इंसान को ही लगता है, 40 साल बाद ना थोड़ी वो स्टेबिलिटी लाता है। क्योंकि मेरे भी 40 हिट होने वाले हैं, मुझे भी लगता है मैंने कुछ नहीं किया अभी तक। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप ये देखें कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना वो 65 साल है। हम्म 30, तो अभी तुम्हारे पास तकरीबन कोई 35 साल और है अगर देखा जाए तो, एवरेज के मुताबिक। सीन सारा ये है कि फॉर एग्जांपल जो 40 साल में शुरू करता है या 45 साल में शुरू करता है, मैं हमेशा उससे बोलता हूँ कि यार, वो कहता है कि यार मैं करूँ नहीं करूँ, तो मैं बोलता हूँ यार देखो, जिस टाइम पे शुरू करोगे ना और कंसिस्टेंट हो जाओगे, उतने ही साल ऐड कर लोगे अपनी लाइफ में, याद रखो। 45 में स्टार्ट करोगे, अगले 45 ऐड कर लोगे, कहीं नहीं गए। 60 में ऐड करोगे, 60 में करना शुरू करो, शायद मसला हो, क्योंकि 60 में इंसान फिर भी ढलकना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर 45 में कर दिया तो तुम 90 या 95 टच कर सकते हो। तो सबसे पहली बात तो ये कि ह्यूमन बॉडी अडेप्ट कर जाती है, और ह्यूमन बॉडी बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप अपने काम को अडेप्ट करते हो। आप सुबह उठते हो, आप दांत ब्रश करते हो, क्योंकि आपको पता है आपके मुंह से बू आनी शुरू हो जाएगी अगर आपने नहीं किया 3-4 दिन, सही है। आप पानी पीते हो, खैर पानी तो हम वैसे भी नहीं पीते अक्सर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हो, तो काम पे आने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए होती। खुदा ना खास्ता किसी बंदे को अगर ले ऑफ कर दिया जाए तो लग पता जाता है उसको, लेकिन आज वो सिगरेट पीता है तो उसको लग पता नहीं जाता। अगर आज वो वर्कआउट मिस करता है तो उसको नहीं पता लगता। क्यों? क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो सालों बाद आएगा, ले ऑफ का इम्पैक्ट अगले ही दिन आ जाएगा, और इसी महीने की सैलरी नहीं आएगी तो पता चल जाएगा। दूसरी चीज़, जब आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल तुम अपना काम कर रहे हो, तुम्हारे पास डेफिनेटली तुम अभी उस लेवल पे नहीं होगे, तुम पीछे बैठ के तुम्हारा सारा सिस्टम करता रहे, तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट चाहिए काम पे। तुम अगले 10 दिन के लिए गायब हो जाओ, कंप्लीटली गायब हो जाओ, ना किसी के फ़ोन का जवाब दो, ना ईमेल का जवाब दो, कुछ नहीं दो, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे? जब तुम वापस आओगे तो क्या वेलकमिंग अंदाज में आओगे या फिर गालियाँ पड़ेंगी? जाहिर है बिजनेस का शेप बिगड़ चुका होगा, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होगा, तुम्हें नहीं पता होगा, तुम्हें फिर रिटेन करना हर चीज़ को दोबारा ट्रैक पे आना अजाब हो जाएगा। इसी तरह बॉडी काम करती है, क्योंकि देयर इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कवी कि यू आर अ चिकन दैट लेज गोल्डन एग्स। तो तुम ही हो बेसिकली काम कर रहे हो। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि यार मैं ना परेशान हूँ, और घर वाले का ये मसला है, काम का ये मसला है, ये इश्यूज़ हैं, ये इश्यूज़ हैं, ये इश्यूज़ हैं, मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, मुझे बताओ मैं क्या करूँ? तो इन एलेक्स बाबा हॉर्मोजी स्टाइल बहुत सिंपल सी बात है कि भाई अगर तू हिल गया ना तो ये सब हिल जाएगा। सही है। यू आर द फलक्रम, तुझे नहीं हिलना है, क्योंकि बहुत दफ़ा यू हैव टू स्टैंड in front of your parents, in front of your spouse, in front of your siblings, in front of your kids to take lead कि भाई मैं अपना ख्याल इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि साले तुम सब हिल जाओगे, क्योंकि तुम सब चल मुझ पे रहे हो। और ये एरोगेंस के लेवल से नहीं है, ये हमारे अब्बा ने भी किया है। क्योंकि जब आप ब्रेड विनर होते हो तो आप एक ऐसी पोजीशन पे होते हो जहाँ पे आप सिर्फ अपना नहीं कर रहे हो, आप सुबह काम पे आते हो या किसी मोटिवेशन से आते हो, तो वो आप ये होती है कि अपनी फैमिली को आप एक वेल बीइंग प्रोवाइड कर सको। फॉर एग्जाम्पल आपने तकरीबन कोई 20-25-40 साल तक आपने मेहनत की, आपने अपने लिए स्टैंड लिया, आपने सिर्फ काम पे ही लगा दिया, लेकिन आपने उस बंदे की सेहत पे नहीं लगाया, अपनी मेंटेनेंस पे नहीं लगाया, तो फिर वो 40 साल बाद इंसान लटकना शुरू हो जाएगा। तो फ़ायदा क्या जब वो 40 साल में तुमने इतना कमाया, सब कुछ किया, और उसके अगले 40 में तुम नहीं देख सके, या अगले 45-50 नहीं देख सके, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी वैसी 25-30 की गुजरी है, तो कुछ बचा नहीं है ना फिर अब तो। लेकिन फिर अगेन कि अगर बंदा ये सोचता है कि यार जिम जाना पड़ेगा,
बॉडी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, यहाँ पे ये चीज़ें फिर हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं। वहाँ पे फिर मुझ जैसे लोग या मुझ जैसा कंटेंट या मुझ जैसा पर्सपेक्टिव आता है जो मैं क्रिएट करता हूँ कि यार आप इसको उस तरह सोचो ही नहीं। जिस तरह दांत ब्रश करने, जब तक आपकी फिटनेस दांत ब्रश करने की तरह नहीं हो सकती डेली, जब तक आप फिट नहीं हो सकते, आपको खाने में भी ऐसा नहीं कि उबले हुए खाने खाने पड़ रहे हैं। जो भी गंदमला खा रहे हो, जो भी रोज़ खा रहे हो, मैं कहता हूँ कि भाई 20% कट कर दो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि आप जब भी खाएं तो भूख छोड़ के उठें। ये हदीस है, इसमें हिकमत है, क्योंकि हम पेट भर लेते हैं अपना, इंसुलिन स्पाइक हो जाता है, हम क्रैश कर जाते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट नहीं है हमारे पास। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नॉर्मली अपने काम को भी देखें। काम में हमारे पास माइक्रो मैनेजर्स हैं, जो मतलब मैनेजर्स होते हैं जो सारे काम कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे गट बैक्टीरिया हैं जो सारे काम कर रहे हैं। एक छोटी सी चीज़ है, मुझे कभी ज़िंदगी में कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मेरी एक ज़ाहिर है मैं फ़ाइबर भी अच्छे लेता हूँ, सब कुछ लेता हूँ। लेकिन एक ज़माने में, तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है, किसी ने कोई सप्लीमेंट ट्राई करवाया था, वो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर था, पता नहीं क्या था। तो एक बंदे ने कहा था कि खा यार ये टेस्टोस्टेरोन, ये भी बेकार मिथ है, बकवास है। लेकिन वो मैंने खाया तो उसके बाद मुझे पता चला कि यार जो लोग कॉन्स्टिपेशन से गुजरते हैं उनकी ज़िंदगी कितनी अजाब होती है। तुम यकीन करो, मैं 3 घंटे बाथरूम में बैठा रहा, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है मेरे साथ। पहली दफ़ा ऐसा मेरे साथ हुआ कि मैंने कहा यार शिट, ये भी एक ब्लेसिंग है कि आपके फीसेस सही से आ जाएं आपको। बाथरूम जाने की दुआ, बाथरूम से बाहर आने की दुआ, पहले मैं मजाक समझता था कि यार ये किस चीज़ की दुआ। और जो अंदर मतलब चीज़ें हो रही हैं ना, आप खुदा का शुक्र करो कि वो हो रही हैं। वो लतीफ़ा नहीं सुना, एनी एसहोल कैन बी अ बॉस। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको हम बहुत लाइट ले रहे हैं, वी आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड। जब ये खुदा ना खास्ता आती हैं सामने, फिर हमें आखिर में नोट, मैं थोड़ी बात लंबी कर गया, देयर इज़ अ वेरी गुड नोट, वेरी गुड पर्सपेक्टिव ड्रॉन बाय अली अब्दाल्स कोच एरिक पार्टेकर। अली अब्दाल का कोच है, उसने 2-3 बिजनेस कोच के साथ अपने पॉडकास्ट की काम किया। एरिक पार्टेकर एक कोच है जो कि मैकेंजी का कंसल्टेंट भी रह चुका है, एम्प्लॉय भी रह चुका है। उसकी एक बुक है 3 अलार्म्स। उसने कहा 36,000 फुट की बुलंदी पे मुझे ज़िंदगी की रियलिटी पता चली कि जब मेरा हार्ट अटैक हो रहा था और मैं मरने वाला था, मरने के करीब था, तो मुझे कुछ याद नहीं आया था सिवाय अपनी बीवी बच्चे की शक्ल के, जिनको मैंने आज तक इग्नोर किया है सिर्फ इसलिए कि मैं पैसे कमा लूँ, मैं कुछ ऐसा कर लूँ जो कि उनको सही लाइफ दे सकूँ। लेकिन मैंने उनका टाइम ही नहीं गुजारा। और मैंने ये नोट किया कि मुझे सिर्फ ये था कि या अल्लाह मुझे यहाँ बचा दे, मैं कम से कम उनके चेहरा देख के मरना चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं मरना चाहता, मुझे यहाँ नहीं मरने देना। तो बाद में मुझे पता चला कि मैंने सिर्फ एक टिक मार्क किया हुआ था अपने वर्क का, माई सेल्फ इग्नोर्ड, क्रॉस, माई फैमिली क्रॉस्ड। तो ये 3 चीज़ें हैं। फिटलेक भी बेसिकली इन्हीं तीनों चीज़ों पे है, जो मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि आपका बिजनेस, आपका वर्क लाइफ, फिर आपकी फैमिली लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स, एंड देन यू कम, जहाँ पे आपकी अपनी पर्सनल वेलबींग आती है, आपकी फिटनेस आती है, मेंटल इमोशनल वेलबींग आती है। ये तीनों में से एक भी हिल गया ना तो आप अनबैलेंस्ड हो। Thank you so much, Fahad. I really enjoyed the conversation, and I hope के audience भी enjoy करे. Thank you. Thank you so much. We will be coming with more exciting episodes in the Kolachi Cast. Stay tuned and don't forget to subscribe our channel. Thank you so much.